सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉवेल्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। रुको रुको रुको, इस पार्ट को स्किप मत करना। आपको पता है इतनी लंबी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पल खास है। और हाँ, मैजेस्टिक मर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तुम बदमाश शार्क्स, अगर तुम मेरी पहचान जानते हो तो मुझे हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नायरा बेहद गुस्से में थी। हालांकि ये शब्द उसके मुंह से निकले तो यह स्पष्ट था कि इससे ज्यादा डराने वाली कोई बात नहीं थी। हमारा मिशन बेहद गोपनीय है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा तुम चुपके से बाहर निकल आई हो। यह दैत्यों का सागर इतना अव्यवस्थित है कि तुम्हारा किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार होना स्वाभाविक है। कोई भी हमारे रक्त दानव शार्क दल पर शक नहीं करेगा। कमांडर काल के मुंह पर एक मुस्कान फैल गई। उसके दांत बेहद तेज थे और सूरज की रोशनी में एक भयंकर बर्फीली चमक पैदा कर रहे थे। तुम लोग मुझे सिर्फ इससे पकड़ना चाहते हो? नायरा की आंखें घूमी और वह इस घेरे को लगातार देख रही थी। हाँ, मुझे पता है कि तुम अमरसंत वेल दल में एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो हजारों साल में एक बार पैदा होता है, और तुमने इतनी कम उम्र में अमर स्वर काला को भी मास्टर कर लिया है। यह अमरसंत वेल दल में भी बहुत दुर्लभ है। हालांकि तुम आखिरकार अभी भी बहुत छोटी हो और हमारे बुजुर्ग ने खुद तुम्हारे ऊपर एक सील लगा दी है। अब तुम कितनी प्रतिरोध कर पाओगी? कमांडर काल ने नफरत के साथ हंसते हुए कहा। क्यों न तुम इसे आजमाओ? नायरा अचानक आगे बढ़ी। उसकी छोटी सी हाथ में नीला प्रकाश चमका और फिर उसने उसे समुद्र की सतह पर जोर से मारा। वेल ग्रैंड पल्सिंग वे। बूम! नायरा के हाथों से नीला प्रकाश बिजली की गति से फैला। यह तुरंत समुद्र को जंगली और हिंसक बना दिया। नायरा के शरीर के चारों ओर 1000 फीट ऊंची लहर उठी, जिसमें नीला प्रकाश लहराता हुआ एक चौंका देने वाली हलचल पैदा कर रहा था। बूम! वह समुद्र की लहर जिसमें एक अनोखी हलचल थी, फैल गई। आखिरकार यह क्रूरता से घेरे की ओर बढ़ी। कुछ रक्त दानव शार्क दल के विशेषज्ञ असावधानी से लहर में फंस गए और अपने शार्क्स के साथ उड़ते हुए दूर जा गिरे। उसे भागने मत दो, वरना तुम सबको इसके परिणाम भुगतने होंगे। कमांडर काल की काले लाल आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसने एक घूंसा आगे बढ़ाया और एक अत्यंत जंगली और हिंसक ताकत ने उस विशाल लहर को काट डाला जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चारों ओर घूमे और फिर उसने तीव्र स्वर में चिल्लाया, समझ गए? रक्त दानव शार्क दल के वे मजबूत लोग एक साथ उत्तर देने के बाद जल्दी से पानी में कूद पड़े। उनके चेहरे शैतानी थे। वे अपने ब्लड शार्क्स पर सवार होकर पानी में कूद पड़े। इसके बाद उनके हाथों में पकड़ी हुई तेज ट्राइडेंट्स के माध्यम से कई रेस की तरह की रोशनी चमकी और नायरा के नाजुक शरीर पर हमला करने लगी। 1000 वेल पाम। नायरा लहर पर खड़ी थी और उसका शरीर हवा में ऊपर की ओर उठने लगा। उसका नाजुक शरीर हवा में लचीला तरीके से घूमते हुए एक हाथ को आगे बढ़ाया। एक विशाल नीली रोशनी लहराई और यह रोशनी सीधे एक विशाल भेल में बदल गई जो हजारों फीट बड़ी थी। रक्त दानव शार्क दल के दसियों विशेषज्ञ जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, उनके शरीर और उनके शार्क्स पलट गए। नायरा ने तुरंत अपनी हथेली के वार से एक रास्ता बनाया और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब वह भागने ही वाली थी, तभी कमांडर काल का तगड़ा शरीर सामने आ गया। उसकी गहरी और भयंकर ठंडी ताकत उसके गले से निकलकर एक विकट हमला करने के लिए तैयार हो गई। हट जाओ! नायरा की बड़ी काली आंखों में असहपेशंस और गुस्सा था, क्योंकि वह बहुत सारे अवरोधों का सामना कर रही थी। अगले ही पल उसकी हाथों में नीला प्रकाश चमका और उसके हाथ में एक काली डोर प्लेट आ गई जो उसके पूरे शरीर को ढकने जैसी दिखती थी। यह डोर प्लेट बेहद मोटी और भारी थी और काली स्याही जैसी थी। इसके ऊपर बहुत सारी गहरी और जटिल चित्रकारी भी थी। जैसे ही यह डोर प्लेट प्रकट हुई, एक अजीब सी हलचल फैलने लगी जिसने तक स्थान को भी उथल पुथल कर दिया। लाइफ डेथ कॉफिन कवर। कमांडर काल की आंखों में अचानक संकोच हुआ और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में चिल्लाया, तुमने अमरसंत वेल दल का दिव्य वस्तु चुरा लिया। यह तुम्हारे करने का काम नहीं है।
हालांकि नायरा ने उसकी चिल्लाहट का कोई जवाब नहीं दिया। उसने काले डोर प्लेट को कमांडर काल की ओर घुमाया। जैसे ही डोर प्लेट घूमा, काला धुआं सामने से निकलने लगा। उस काले धुएं में वह मौत की शक्ति जैसा प्रवाह था जो केवल एक महाप्रंद के विशेषज्ञ में ही पाया जाता था। हालांकि नायरा का शरीर अचानक जकड़ गया जब यह काला धुआं बाहर निकलने वाला था। उसकी छाती से रक्तिम प्रकाश निकलने लगा और यह रक्तिम प्रकाश धीरे धीरे एक चमकते ब्लड शार्क के रूप में बदलने लगा। नायरा के शरीर के चारों ओर का नीला प्रकाश इस रक्तिम प्रकाश से अस्थिर हो गया और उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि तुम्हारे पास लाइफ डेथ कॉफिन कवर है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर एक सील लगाई गई है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ अगर तुम इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगी तो तुम केवल नुकसान ही उठाओगी। कमांडर काल के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आई और फिर उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक भयंकर हवा नायरा के शरीर पर बिजली की गति से पड़ी, जिससे उसकी स्थिति अचानक बदल गई। गुह! नायरा का शरीर पीछे की ओर उछल गया जैसे ही उस ताकत ने उस पर हमला किया। उसके मुंह से एक कराह सुनाई दी और उसका चेहरा थोड़ा पीलापन छाने लगा। तुम सड़े हुए शार्क्स को नष्ट कर देना चाहिए, नायरा ने अपने दांत किटकिटाते हुए गुस्से में गाली दी। यह संभव है कि वह इस समय तक इन रक्त राक्षस शार्क के हाथों बहुत कुछ सह चुकी हो। हाँ, अब हमें एक अप्रत्याशित पुरस्कार मिल गया है। हालांकि तुम्हारे पास केवल लाइफ डेथ कॉफिन कवर है, यह फिर भी एक अत्यंत शक्तिशाली अनहैट खजाना है। लेकिन यह चीज भविष्य में मेरे रक्त दानव शार्क दल की होगी, कमांडर काल ने आकाश की ओर हंसते हुए कहा। अचानक वह अपनी जगह से तेजी से बढ़ा और उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्राइडेंट से रक्त की रोशनी उठने लगी। इसके बाद उसने हवा को चीरते हुए उसे नायरा की ओर बेरहमी से घुसा दिया, जिसकी आभा अस्थिर हो चुकी थी। नायरा ने अपनी आंखों में तेजी से बढ़ते रक्त की रोशनी को देखा। उसका चेहरा और अधिक पीला होता गया। बांग! नायरा लाइफ डेथ कॉफिन कवर को अपनी हाथ में जबरदस्ती सक्रिय करने वाली थी जब अचानक समुद्र की सतह नीचे से फटी। पानी के स्तंभ आसमान में फटते हुए उठे और एक रक्तिम लाल रोशनी तेजी से बाहर निकली और एक विशाल कड़ाही में बदल गई। उस कड़ाही के मुंह ने खुलकर नायरा को निगल लिया। बाम! रक्त की रोशनी वाली ट्राइडेंट ने नायरा के अंदर जाते हुए उस विशाल रक्तिम लाल कड़ाही को भेदने की कोशिश की, लेकिन साथ ही एक धातु की आवाज सुनाई दी। तीव्र और हिंसक हलचलें फैलने लगीं और समुद्र में एक विशाल घमासान लहर उठने लगी। कौन? यह अचानक और अप्रत्याशित घटना देखकर कमांडर काल का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाते हुए पूछा। स्वूश! इसकी प्रतिक्रिया में कोई नहीं था। विशाल रक्तिम लाल कड़ाही ने नायरा को निगल लिया और फिर उस टक्कर की शक्ति का उपयोग करते हुए एक रक्तिम रोशनी की तेज चिंगारी में बदलकर बहुत दूर क्षितिज की ओर उड़ गई। उन्हें पकड़ो! कमांडर काल की आंखों में तुरंत ही शैतानी चमक आ गई। एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी और उसने अपनी शरीर को पहले तेजी से आगे बढ़ाया। सैकड़ों ब्लड शार्क्स ने उसे पीछा करते हुए पागलपन से पानी में छलांग लगाई। अब समुद्र की शांति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। स्वुश! एक तेज हड़बड़ी से आती हुई हवा की आवाज अचानक समुद्र की शांत सतह पर गूंज उठी। एक लाल रोशनी दूर से तेजी से उड़ते हुए आई, फिर एक बार फिर चौंका देने वाली गति से उड़ी। इसकी बड़ी गति के कारण समुद्र की सतह पर इसके मार्ग के स्पष्ट निशान बन गए। बैंग बैंग! जैसे ही यह लाल रोशनी प्रकट हुई, इसके पीछे एक धड़कते हुए गूंजने वाली आवाज आई। सैकड़ों रक्त रंग की रोशनियां प्रकट हुई। अनगिनत क्रूर ब्लड शार्क्स पानी से बाहर कूद पड़े और लाल रोशनी का पीछा करते हुए अत्यधिक तेजी से आगे बढ़े। यह दौड़ और पीछा करना समुद्र की सतह को इतना अधिक सक्रिय बना दिया कि वह सामान्य रूप से शांत नहीं रह सका। उन्हें रोक दो और उन्हें पकड़ लो! कमांडर काल की आंखों में एक ठंडी और क्रूर घृणा थी जैसे ही उसने लाल रोशनी को तेजी से भागते हुए देखा। उसकी आंखों में गुस्से से भरी घृणा थी और उसके मुंह से एक गहरी गर्जना निकली जो क्रूरता से भरी हुई थी। उनका यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था।
अगर नायरा बचकर अमरसंत वेल दल के पास वापस चली गई तो यह निश्चित रूप से एक भयंकर हलचल मचाएगा। उस समय अमरसंत वेल दल के क्रोध का सामना करना उनके रक्तदानव शार्क दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में उसे भागने नहीं देना था। जैसे ही कमांडर काल यह सोच रहा था, उसकी आंखों में और भी अधिक क्रूरता आ गई। वह ब्लड शार्क पर खड़ा था और उसके शरीर से खून की लाइट फैलने लगी। उसी क्षण ब्लड शार्क की आंखें लाल हो गईं। उसकी गति तेज हो गई और वह एक रक्तबाण की तरह तेजी से लाल रोशनी के पास पहुंचने लगा। बिखर जाओ और फॉर्मेशन में आकर उन्हें घेर लो, कमांडर काल ने फिर से तीव्र आवाज में चिल्लाते हुए आदेश दिया। उनके प्रशिक्षित रक्तदानव शार्क दल के सदस्य भी एक सुव्यवस्थित तरीके से बिखर गए। उन्होंने अर्धवृत्ताकार रूप में फॉर्मेशन लिया और लाल रोशनी का पीछा किया। बस पीछे की फॉर्मेशन में आए बदलाव ने लाल रोशनी का ध्यान आकर्षित किया। उसके अंदर का बड़ा बर्तन एक भिनभिनाती आवाज करने लगा। अगले ही क्षण बर्तन का शरीर अचानक रुक गया और समुद्र में डूबने लगा। मूर्ख, तुम वास्तव में हमसे, रक्तदानव शार्क दल से, समुद्र के नीचे गति में मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। कमांडर काल की आंखों में ठंडक थी जब उसने यह देखा। उसके पैरों के नीचे ब्लड शार्क पानी में डूबा और उनकी गति समुद्र में प्रवेश करते ही और भी बढ़ गई। समुद्र की सतह पर सैकड़ों जल परीक्षण दिखाई दिए, क्योंकि वे उस लाल बर्तन का पीछा करने में और अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। सच में यह बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। लाल रोशनी वाला बर्तन समुद्र में तेजी से दौड़ने लगा। वह बिना किसी स्वेच्छा के हल्के से बुदबुदाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि पीछा करने वाला समूह अब बहुत पास आ चुका था। बर्तन की चमक बढ़ी और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। ध्रुव, हमारे सामने समुद्र के नीचे कुछ चट्टानें हैं। वहां की जटिल भूभाग हमें छिपने में मदद कर सकती है। बजरंग की आवाज अचानक छोटू के मन में गूंज उठी। जैसे ही छोटू ने यह सुना, उसने खुद को संभाला। इन रक्त राक्षस शार्क से बचना बहुत मुश्किल था। इस गति से वे अंततः उसे पकड़ ही लेंगे। कुछ ही मिनटों के बाद समुद्र के तल पर चट्टानों की पंक्तियां दिखाई दी, जो समुद्र के नीचे के पहाड़ों जैसी थीं। छोटू के मन में एक विचार आया और बड़े बर्तन ने कुछ मोड़ लिए। अंत में यह एक अंधे स्थान पर संकुचित हो गया और हाथ के आकार का हो गया। फिर यह प्लॉप की आवाज के साथ एक बड़ी चट्टान में घुस गया। स्वुश स्वुश, ब्लड शार्क्स का झुंड एक बार फिर से पीछे से गुजरा। जैसे ही बर्निंग स्काई कड़ाही संकुचित होकर चट्टान में घुसा, अंततः वे तेजी से दूर चले गए। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। जब कुछ ब्लड शार्क्स फिर से वापस मुड़े, उनके साथ कमांडर काल था। उनके चेहरों पर जो घृणा थी, वह यह स्पष्ट रूप से बता रही थी कि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपना लक्ष्य खो दिया है। इस चट्टान के क्षेत्र की तलाशी लो, वे यहाँ छिपे हुए हैं। कमांडर काल ने गुस्से में आकर चिल्लाया और रक्तदानव शार्क दल के विशेषज्ञों ने तुरंत आदेश को स्वीकार किया। इसके बाद वे फैल गए और समुद्र के तल की जटिल संरचना की सावधानी पूर्वक तलाशी लेने लगे। बर्निंग स्काई कड़ाही के अंदर की लाल रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी जैसे ही तलाशी शुरू हुई। आखिरकार वह लगभग एक लाल चट्टान जैसा दिखने लगा। उससे कोई तरंग नहीं निकल रही थी। उम्मीद है कि हमें खोजा नहीं जाएगा। बर्निंग स्काई कड़ाही से सभी तरंगे समाप्त होने के बाद छोटू ने अपने हाथों को थपथपाया और मन ही मन बुदबुदाया। रक्तदानव शार्क दल के बहुत सारे लोग थे। न केवल एक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज का विशेषज्ञ था, बल्कि 10 लोग जो प्रारंभिक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज तक पहुंच चुके थे। ऐसे समूह का सामना करना छोटू के लिए भी कठिन होता। एक छोटी लड़की की हंसी की आवाज अचानक छोटू के पीछे से आई। उसने सिर घुमा और देखा कि नायरा अपनी विशाल काली दरवाजे की प्लेट पर बैठी हुई थी। यह दृश्य कुछ अजीब सा लग रहा था। छोटू की नजर उस काली दरवाजे की प्लेट पर थमी जिस पर नायरा बैठी थी और उसकी आंखें थोड़ा फोकस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उस प्लेट से एक डरावनी हलचल आ रही थी। यह स्पष्ट था कि यह दरवाजे की प्लेट जैसी चीज एक अत्यंत शक्तिशाली अनहैट खजाना था। यह शायद लाइफ डेथ कॉफिन का ताबूत ढक्कन है।
बजरंग ने अचानक बोला। लाइफ डेथ कॉफिन, ताबूत का ढक्कन। छोटू थोड़ा चौंका, उसने इससे पहले इनके बारे में कभी नहीं सुना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तब यह विशेष खजानों में भी उच्च स्थान पर था, लेकिन उसके पास सिर्फ लाइफ डेथ कॉफिन का ढक्कन है। फिर भी इससे डेथ क्यूआई हमले किए जा सकते हैं। यह लगभग महाप्रंद के विशेषज्ञों की तकनीकों के बराबर है, बजरंग ने समझाया। क्या शक्तिशाली खजाना है? छोटू चौंका। उसने नहीं सोचा था कि ताबूत का ढक्कन इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्राचीन काल में भी उच्च स्थान पर था। हालांकि जब उसने यह सोचा कि इतनी नन्ही सी लड़की इतना बड़ा ताबूत का ढक्कन लेकर दूसरों को मारने की कोशिश कर रही है, तो उसे यह दृश्य अत्यधिक हास्यपूर्ण और दिलचस्प महसूस हुआ। छोटू ने चुपचाप अपने दिल में आह भरी। फिर उसकी नजर नायरा पर गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, नायरा ने हंसते हुए सिर हिलाया। इस समय उसका चेहरा फिर से गुलाबी हो चुका था और पहले की पीली रंगत पूरी तरह से गायब हो गई थी। इससे छोटू थोड़ी हैरान हो गया। यह छोटी लड़की की रिकवरी क्षमता उसकी खुद की रिकवरी क्षमता से भी अधिक डरावनी थी, जबकि वह खुद ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल का अभ्यास कर रहा था। वह आखिरकार एक एडवांस परमजीव रैंक के विशेषज्ञ से पूरी ताकत से हमला सह चुकी थी। वह नफरत करने वाले गंदे शार्क, अगर उनके बुजुर्ग का सील नहीं होता तो आज के बाद वे सभी कभी भी बचकर नहीं जा पाते, नायरा ने गुस्से में कहा। छोटू की आंखों के कोने में हल्की सी झटका आया। वह नायरा के शरीर के अंदर एक अत्यंत अस्पष्ट और शक्तिशाली हलचल महसूस कर सकता था। हालांकि यह हलचल कुछ से दबाई हुई लग रही थी, इसलिए छोटू ने लगभग विश्वास कर लिया। यह उसे थोड़ा पसीना दिला गया। उसने इस दुनिया में अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी और शुरू में वह यह मानता था कि वह काफी मजबूत था। हालांकि अब वह महसूस कर रहा था कि वह नायरा के मुकाबले कुछ भी नहीं था। क्या तुम अमर संत वेल दल से हो? छोटू ने नायरा को एक नजर देख पूछा। हूँ, नायरा ने सिर हिलाया। तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए जब वे लोग चले जाएं। तुम्हारे बुजुर्गों को तुम्हारे शरीर से सील हटाना आसान होगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए अकेले बाहर रहना काफी खतरनाक है। छोटू ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए भागना आसान नहीं था। मैं वापस नहीं जाऊंगी, नायरा ने सिर घुमा लिया। फिर उसने छोटू को चिंता से भरी आंखों से देखा और कहा, भाई ध्रुव, क्यों न मैं तुम्हारे साथ यात्रा करूं? तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं बनूंगी। छोटू मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम नहीं डरती कि मैं तुम्हें बेच दूं? नायरा ने सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, फिर उसने उत्तर दिया, हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। छोटू ने हल्का सा भौं चढ़ाया। नायरा का चेहरा काफी गंभीर था। हालांकि उसकी यह अज्ञात विश्वास उसे कुछ असमंजस में डाल रहा था। वह अच्छी तरह से समझता था कि यह विश्वास निश्चित रूप से किसी चीज से आया था। शायद इसका स्रोत किसी ऐसी चीज से था जो उसके पास थी। चलो हम पहले स्थिति देखते हैं। छोटू ने सिर झुकाया। हालांकि उसने कोई वादा नहीं किया। फिर उसने कहा, हमें अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहिए। वे लोग शायद आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और शायद फिलहाल जल्दी नहीं जाएंगे। हाँ, इस स्थिति में मैं पहले सोऊंगी। नायरा ने सिर हिलाया और छोटू को खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। फिर वह ताबूत के ढक्कन पर लेट गई और छोटू की चुप्पी भरी आंखों के सामने सो गई। जैसे ही वह सोई, उसके शरीर से वही रोशनी बहने लगी। ऐसा लग रहा था कि अमर स्वर काला स्वतः सक्रिय हो जाता है जब वह सोती है। इसके अलावा यह उसकी शरीर में सभी घावों को अत्यधिक तेजी से ठीक कर देता है। छोटू ने सिर झुका लिया। वह हवा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसका ध्यान बाहर की तलाशी पर था। वह जानता था कि अगर उनका सुराग मिल गया तो आज उन्हें एक बड़ा और तीव्र संघर्ष करना पड़ सकता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी एपिसोड 1807। द बर्निंग स्काई कड़ाही की छिपने की क्षमता छोटू की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से का भूभाग वास्तव में काफी जटिल था। इस कारण रक्त राक्षस शार्क दल के सदस्य लगातार 5 दिनों तक इस क्षेत्र में खोजबीन करते रहे, लेकिन फिर भी वे बर्निंग स्काई कड़ाही को खोजने में असफल रहे। रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञों ने 5 दिनों तक खोज की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में उन्हें गुस्से में हार माननी पड़ी। आखिरकार इस स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर खोज जारी रखना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए 5 दिनों के बाद रक्त राक्षस शार्क दल के सदस्य पीछे हटने लगे। हालांकि छोटू ने तुरंत बाहर निकलने का फैसला नहीं किया, बल्कि 2 और दिनों तक छिपा रहा। यह उसकी अत्यधिक सावधानी के कारण था। इन 2 दिनों के दौरान उसने देखा कि रक्त दानव शार्क ट्राइब के कुछ विशेषज्ञ अभी भी इधर उधर छिपकर घूम रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे पूरी तरह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि 7 दिनों के बाद उनकी खोज पूरी तरह समाप्त हो गई। छोटू महसूस कर सकता था कि 1000 मील के दायरे में रक्त राक्षस शार्क दल की सभी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। समुद्र की शांत गहराई में एक विशाल चट्टान का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। इसके बाद एक गहरे लाल रंग की रोशनी उसमें से धीरे धीरे बाहर निकली। इस रोशनी के अंदर एक छोटा हथेली के आकार का स्कारलेट रेड कड़ाही था। इस समय कड़ाही चमकने लगा और तेजी से बड़ा हो गया। कड़ाही का मुंह खुला और उसके भीतर से 2 आकृतियां बाहर निकली। ऐसा लगता है कि यह सुरक्षित है, नायरा की बड़ी गहरी काली आंखें चारों ओर देखकर बोली। हम। छोटू ने सिर हिलाया। निर्वाण शक्ति उसके चारों ओर उठी, जिसने उसे पानी से अलग कर दिया। उसने 2 चोटियों वाली छोटी लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब जब सब सुरक्षित है तो अब मुझे निकलने का समय है। भाई ध्रुव, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। उस बूढ़े आदमी ने मुझ पर जो सील लगाई है वह अधिक समय तक नहीं टिकेगी। एक बार जब मैं अपनी ताकत वापस पालूंगी तो मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी, नायरा ने जल्दी से कहा जब उसने सुना कि छोटू जाने वाला है। छोटू ने यह सुनकर हल्का सा माथा सिकोड़ लिया और कुछ समय के लिए झिझका। उसे नायरा की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि यदि वह इस छोटी लड़की को अपने साथ ले जाता और रक्त दानव शार्क द्वारा पकड़ा जाता तो यह उसके लिए कुछ हद तक परेशानी खड़ी कर सकता था। उसे साथ ले जाओ। अमर संत भैल दल से दोस्ती करना रक्त राक्षस शार्क दल को नाराज करने से अधिक फायदेमंद है। और एक बार जब इस लड़की पर लगी सील हटा दी जाएगी तो एक परफेक्ट परमजीव विशेषज्ञ भी उसे रोकने में असमर्थ होगा। वह दूसरे एंसेस्ट्रल सिंबल को खोजने की तुम्हारी यात्रा में एक अच्छी सहायक होगी, वजरान ने इस बिंदु पर टिप्पणी की। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया। उसे वजरान की बातों पर भरोसा था। जब वजरान ने ऐसा कहा तो उसने तय किया कि वह इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। छोटू ने नायरा की ओर देखा और सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि यह छोटी लड़की खुशी से झूमती, उसने जोड़ा, लेकिन तुम्हें रास्ते में मेरी बात माननी होगी और खुद से कोई कदम नहीं उठाना होगा, अन्यथा मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नायरा का छोटा चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसका सिर लगातार मुर्गी के दाने चुगने की तरह हिलने लगा। यह देखकर छोटू अनायास ही मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लड़की के सिर पर बनी 2 चोटियों को खींचते हुए कहा, चलो। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना छोटू ने अपनी जगह छोड़ी और समुद्र की सतह को तोड़ते हुए बाहर निकल आया। दिशा का अनुमान लगाने के बाद वह एक किरण की तरह दक्षिण पश्चिम दिशा में दौड़ पड़ा। इस बार उसके पीछे एक नीली रोशनी की पूंछ भी थी। भाई ध्रुव, हम कहाँ जा रहे हैं? आसमानी व्यापार क्षेत्र। ओह, मैंने उस जगह के बारे में सुना है। वहां पर बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि वहां मेरा पसंदीदा दिव्या बेड होगा या नहीं। दिव्या बेड? वह क्या है? कहा जाता है कि यह एक बेहद आरामदायक अनहद खजाना है। अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं कभी भी आराम से सो सकती हूँ। यह घटिया लकड़ी सोने में इतना असुविधाजनक है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इसे चोरी नहीं करती। छोटू की यात्रा नायरा के साथ कम उबाऊ हो गई।
उसकी कुछ बचकानी और मासूम बातें कभी कभी छोटू को हंसने पर मजबूर कर देती। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। करीब आधा दिन हंसी और बातचीत में बीत गया। इसी दौरान वजराम की आवाज छोटू के दिमाग में गूंज उठी, ध्रुव सावधान रहो। रक्त राक्षस शार्क दल से संबंधित कुछ हलचलें तुम्हारे सामने फिर से दिखाई दी हैं। क्या वे अभी भी नहीं गए? छोटू का चेहरा यह सुनकर थोड़ा बदल गया। उसका आगे बढ़ता हुआ शरीर तुरंत रुक गया और उसने गहरी चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने खोज का क्षेत्र बढ़ा दिया है और उनके लोग अब बिखर गए हैं। पहले इस लड़की को छिपा दो, उन्होंने तुम्हें पहले ही देख लिया है, वजराम ने कहा। भाई ध्रुव, क्या हुआ? नायरा छोटू के पास आकर उलझन भरी आवाज में पूछने लगी। तुम पहले बर्निंग स्काई कड़ाही में प्रवेश करो, हमें फिर से उन लोगों का सामना करना पड़ रहा है, छोटू ने कहा। उसने हाथ हिलाया और बर्निंग स्काई कड़ाही तेजी से प्रकट हो गया। ओह! नायरा यह सुनकर थोड़ी अनमनी हो गई। हालांकि उसे शायद याद आया कि उसने छोटू की बात मानने का वादा किया था। तुरंत उसका छोटा शरीर एक रोशनी में बदल गया और तेजी से बर्निंग स्काई कड़ाही में घुस गया। छोटू ने अपनी आस्तीन झटकी और बर्निंग स्काई कड़ाही तेजी से सिकुड़कर उसकी आस्तीन में समा गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने समुद्र के उस दूरस्थ हिस्से की ओर देखा। वहां से पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय कई उग्र उपस्थिति का आभास भी हो रहा था। They have come as expected। छोटू की आंखों में ठंडक थी जब उसने इन उपस्थिति को महसूस किया। ये लोग सच में यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शपाक! जैसे ही छोटू हवा में खड़ा था, पानी की छींटों की आवाज और तेज हो गई। थोड़ी ही देर में छोटू की दृष्टि में 1 दर्जन ब्लड लाइट्स प्रकट हो गईं। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये वही रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञ थे जिनसे वह पहले मिल चुका था। इसके अलावा उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रक्त राक्षस शार्क दल का वह विशेषज्ञ था जिसे कमांडर काल कहा जाता था। 1 दर्जन से अधिक ब्लड शार्क्स तेजी से पास आए और थोड़ी ही देर में छोटू के सामने आ गए। कमांडर काल की क्रूर आंखें छोटू के शरीर पर घूमी। वह थोड़े चकित हुए, उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, क्या बात है? छोटू ने शांत स्वर में कहा, हमारा रक्त राक्षस शार्क दल इस क्षेत्र में एक लक्ष्य को खोजने का मिशन कर रहा है। तुम्हें नीचे आकर हमें तलाशी लेने देनी चाहिए। कमांडर काल की आंखें धीरे धीरे छोटू के शरीर पर घूम रही थीं। उनकी आंखों में थकान के संकेत थे। संभवतः इस खोज ने उनकी बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी। साथ ही उन्होंने एक नजर में छोटू को इनिशियल परमजीव का विशेषज्ञ पहचान लिया था, इसलिए उनका लहजा विनम्र नहीं था। मुझे खेद है, मैं भी जल्दी में हूं और आपके साथ ऐसे निरर्थक कार्यों में उलझने का समय नहीं है। छोटू ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। तुमने क्या कहा? हालांकि छोटू के शब्द विनम्र थे, लेकिन कमांडर काल का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। ऐसा लगता था कि हमेशा दूसरों पर हावी रहने के आदि कमांडर काल को यह उम्मीद नहीं थी कि केवल इनिशियल परम जीव का छोटू उन्हें मना कर देगा। लड़के, इस कमांडर का मूड अब बेहद खराब है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। छोटू ने अपने होंठ दबाए। उसने नीचे देखा और कमांडर काल के चेहरे पर छलकते क्रूर भावों को देखा। छोटू का अपना चेहरा, जिसमें एक हल्की कोमलता थी, अब धीरे धीरे पूरी तरह से भावशून्य हो गया। मैंने तुम्हारे साथ शिष्टता इसलिए बरती क्योंकि तुम रक्त राक्षस शार्क दल का हिस्सा हो। अगर तुमने मुझे और उकसाया तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस दैत्यों का सागर में अपनी मर्जी चलाने के लिए तुम्हारी ताकत अभी पर्याप्त नहीं है। हालांकि छोटू वास्तव में लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह किसी को उसे धमकाने की अनुमति दे। कमांडर काल के इस आक्रामक रवैये ने उसे काफी नाराज कर दिया। सचमुच एक मूर्ख जिसे अपनी सीमा का ज्ञान नहीं है। कमांडर काल का चेहरा पूरी तरह से बदसूरत हो गया। उसने छोटू की ओर देखा
और उसकी आंखों में एक गहरी हत्या की भावना उभर आई। उसने तुरंत अपने पैरों से ब्लड शार्क की पीठ से जोर लगाया और उसका शरीर एक खून भरी रोशनी में बदलकर सीधे छोटू की ओर दौड़ पड़ा। संयोगवश मेरा मूड भी अब बेहद खराब है। मैं अपनी नाराजगी तुम पर उतारूंगा, मूर्ख। छोटू ने कमांडर काल को देखा, जो एक भयंकर आभा के साथ उसकी ओर दौड़ रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में ठंडा प्रकाश उभरा। तुरंत हरे प्रकाश का प्रवाह बढ़ गया। 4 ग्रीन ड्रैगन लाइट टैटूज उसके शरीर से उठे। ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीट सी। एक गहरी गर्जना गूंजी। उसी समय एक विशाल हरे ड्रैगन का पंजा सीटी बजाते हुए बाहर आया। अंततः उसने हवा को फाड़ दिया और सामने से आ रहे कमांडर काल से सीधे टकरा गया। बूम! जोरदार और हिंसक ऊर्जा का उतार चढ़ाव तूफान की तरह आकाश में फैल गया, जबकि नीचे समुद्र की सतह को जबरदस्ती चीरते हुए 1000 फीट लंबा निशान बना। हालांकि यह निशान जल्दी ही समुद्र के पानी से भर गया। बूम! आकाश में हिंसक हवा फैल गई, जबकि कमांडर काल का दौड़ता हुआ शरीर तुरंत रुक गया। एक भारी आवाज के साथ वह रक्त राक्षस शार्क दल के अन्य मजबूत व्यक्तियों की हैरान आंखों के सामने समुद्र में जा गिरा। शपाक! समुद्र की सतह जल्दी ही फिर से विभाजित हो गई, क्योंकि कमांडर काल पानी से बाहर निकला। वह थोड़ा दयनीय लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी और अंधेरी थीं, जबकि वह छोटू की ओर घूर रहा था। हालांकि इस ठंडेपन के बीच एक अतिरिक्त गंभीरता झलक रही थी। संभवतः छोटू की उस हथेली की शक्ति ने उसे यह समझा दिया था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वाकई अपनी कही हुई बातों के योग्य था। आसपास के रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञ भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में सतर्कता थी, क्योंकि वे छोटू को घूर रहे थे। वर्तमान माहौल निस्संदेह तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो गया था। छोटू और रक्त राक्षस शार्क दल के दर्जन भर विशेषज्ञ समुद्र के ऊपर आकाश में आमने सामने खड़े थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था और सबकी आंखों में ठंडापन साफ झलक रहा था। रक्त राक्षस शार्क दल के ये विशेषज्ञ आम तौर पर बेहद दबंग होते थे। उनके हाथों कितने ही जीवन खत्म हो चुके थे, इसकी गिनती करना असंभव था। इसलिए वे सभी बेहद हिंसक और क्रूर थे। लेकिन छोटू भी कोई संत नहीं था। कुछ समय पहले ही उसने एक आधा प्रोफाउंड डेथ स्टेज के विशेषज्ञ को इस कदर पीटा था कि वह लगभग इंसानी बल्ले जैसा बन गया था। उसकी हड्डियों में मौजूद क्रूरता इन रक्त राक्षस शार्क दल के सदस्यों से कहीं अधिक थी। 2 ऐसे पक्ष जिनमें कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। लड़के, क्या तुम सच में मेरे रक्त राक्षस शार्क दल के दुश्मन बनना चाहते हो? मुझ पर विश्वास करो, यह बेहद मूर्खतापूर्ण कदम होगा। कमांडर काल का चेहरा काला और गंभीर हो गया। हालांकि उनके स्वर में अब पहले के मुकाबले थोड़ी नरमी थी। ऐसा लगता था कि थोड़ी देर पहले हुई मुठभेड़ के बाद उन्हें भी यह समझ में आ गया था कि छोटू को खत्म करना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। मैं दूसरों का दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मुझे धमकाए। छोटू की आंखें कमांडर काल पर टिकी थीं, जिनका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम लग रही थी। उसने कहा, मैंने आपके महान क्लैन का नाम सुना है। मुझे नहीं पता कि आप इस समय कौन सा मिशन कर रहे हैं, लेकिन कृपया मेरी यात्रा में बाधा न डालें। मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। क्यों न ऐसा करें? हम एक दूसरे को परेशान न करें और एक कदम पीछे हट जाएं। हर कोई अपना अपना काम करे। क्या कहते हैं? कमांडर काल की आंखें सिकुड़ गईं। उनकी गहरे लाल रंग की आंखें काफी डरावनी लग रही थीं। उसने छोटू की ओर देखा और उसकी आंखें थोड़ा झिलमिलाईं। कुछ पल बाद उसके शरीर पर फैला क्रूर आभा काफी कम हो गया और उसके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसने कहा, यह मित्र सही कह रहा है। हम वाकई थोड़े लापरवाह हो गए थे। ऐसा लगता है कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। छोटू के चेहरे पर हल्की सी मैत्रीपूर्ण मुस्कान उभरी, लेकिन उसके दिल में सतर्कता और बढ़ गई। कमांडर काल का यह अचानक बदलाव वाकई काफी अजीब था। क्या अब मैं जा सकता हूँ?
छोटू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कृपया जाइए। कमांडर काल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद उसने हाथ का इशारा किया। रक्त राक्षस शार्क दल के अन्य विशेषज्ञ थोड़ी देर हिचकिचाए, लेकिन अंततः अपनी आक्रामक आभा को हटा लिया। बहुत धन्यवाद, छोटू ने हाथ जोड़कर कहा। बिना समय बर्बाद किए उसका शरीर हरकत में आया और हरे प्रकाश में बदलकर दूरी में गायब हो गया। हालांकि जैसे ही उसने कमांडर काल की ओर पीठ की, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झलक उठी। उसे इस बात का एहसास था कि कमांडर काल का यह अचानक बदलाव किसी योजना का हिस्सा है। हालांकि छोटू अभी यह समझने में असमर्थ था कि कमांडर काल क्या सोच रहा था। उसका शरीर हरे प्रकाश में बदल गया और तेजी से दूर निकल गया। कमांडर काल, क्या हम उसे सच में जाने देंगे? छोटू के जाते ही एक रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञ ने आश्चर्य से पूछा। जाने देंगे? कमांडर काल के चेहरे पर यह सुनते ही एक घिनौना भाव उभर आया। उसने ठंडी और गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, यह लड़का पहली बार हमसे 7 दिन पहले मिला था और अब 7 दिन बाद भी वह यहाँ है। यह समुद्र का हिस्सा बंजर है। वह इस वीरान जगह में 7 दिनों तक क्यों रुका रहेगा? क्या मजे के लिए? कमांडर काल का मतलब है कि नायरा को बचाने वाला सबसे अधिक संभावना यही है। कमांडर काल ने अपनी जहरीली आंखों से कहा। तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? एक व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे उसे रोक पाने का भरोसा नहीं है, कमांडर काल ने सामान्य आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखें उस दिशा में देख रही थीं, जहां छोटू गया था। उसने कहा, भले ही वह केवल इनिशियल परम जीव का प्रतीत होता हो, उसकी लड़ने की ताकत एडवांस्ड परम जीव के बराबर है। अगर मैं पूरी ताकत से भी हमला करूं, तो भी उसे यहाँ रोक पाने का कोई भरोसा नहीं होगा, भले ही मैं जीत जाऊं। अब हम क्या करें? समुद्र में मेरे रक्त राक्षस शार्क दल से बच निकलना आसान नहीं होगा। मैंने पहले ही उस पर ब्लड शार्क सीकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वह बचकर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा तुरंत यह जानकारी दूसरे सेक्शन लीडर्स को भेजो। उनसे कहो कि जल्दी यहाँ पहुँचें। उनके आने के बाद ही मुझे इस व्यक्ति को पकड़ने का पूरा भरोसा होगा। समझ गया। आसपास के रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञों ने कमांडर काल के आदेश सुनने के बाद तुरंत जवाब दिया। इसके बाद उनके शरीर पानी में डूब गए। थोड़ी देर बाद पानी में कई ध्वनि तरंगें बिजली की गति से फैलने लगी। मूर्ख जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रक्त राक्षस शार्क दल के मामलों में हस्तक्षेप करने की? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दैत्यों का सागर में तुम्हारे लिए कौन अछूत है। कमांडर काल ने वह दिशा देखते हुए कहा जहां छोटू गया था। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। एक हरा प्रकाश आसमान में तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन छोटू का चेहरा तनाव मुक्त नहीं था। इसके बजाय वह थोड़ा गंभीर दिख रहा था। उसने पीछे की ओर देखा और धीरे से मुट्ठी भींचते हुए कहा, वह शख्स, क्या उसने सच में मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है? तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, वज्रांग ने धीमे स्वर में कहा। क्या? छोटू तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं, लेकिन उसे न तो कोई इंसानी आकृति दिखाई दी और न ही कोई उपस्थिति महसूस हुई। यह रक्त राक्षस शार्क दल की एक अनोखी ट्रैकिंग विधि हो सकती है। वे समुद्र के नीचे हैं, वज्रांग ने चेतावनी दी। छोटू ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में हरी रोशनी उभरी। ऐसा लगा जैसे उसकी दृष्टि सीधे समुद्र के नीचे तक पहुंच गई हो। उसे समुद्र की गहराई में एक हल्का धुंधला खून जैसा प्रकाश दिखाई दिया, जो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहा था। उस शख्स ने तुम्हारी ताकत का आकलन कर लिया होगा। उसे भरोसा नहीं है कि वह अकेले तुम्हें पकड़ सकेगा। उसका यह कदम बस तुम्हें गार्ड छोड़ने का प्रयास है। जब तक मदद पहुंचती है, तब तक वह तुम्हें घेरने और पकड़ने की योजना बना रहा है, वज्रांग ने कहा। छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वह जानता था कि कमांडर काल के अलावा इस रक्त राक्षस शार्क दल में 10 अन्य प्रारंभिक परम जीव के विशेषज्ञ थे। यदि वे मिलकर हमला करें तो यह छोटू के लिए वाकई एक बेहद परेशानी भरा परिदृश्य बन सकता है। क्या तुम वह चीज हटा सकते हो जिससे वे हमारा पीछा कर रहे हैं? छोटू ने पूछा। यह थोड़ा मुश्किल होगा। रक्त राक्षस शार्क दल की ट्रैकिंग तकनीक में अपनी खासियत होती है, वज्रांग ने जवाब दिया।
छोटू ने अपने होंठ भींचे और उसकी आंखों में क्रूरता की झलक उभरी। अगर ऐसा है तो उसे उन्हें खत्म करने की ही जरूरत पड़ेगी। भाई ध्रुव, वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। नायरा की आवाज बर्निंग स्काई कड़ाही से उभरी जब छोटू वजरान से मन ही मन बात कर रहा था। क्योंकि छोटू ने उसके संवेदनाओं को अवरुद्ध नहीं किया था, वह बाहरी दुनिया में हो रही हर चीज को महसूस कर सकती थी। हाँ, छोटू ने सिर हिलाया। नायरा सी डीमन ट्राइब से थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह रक्त राक्षस शार्क दल को ट्रैकिंग करते हुए महसूस कर सकती थी, भले ही छोटू इसमें असफल रहा हो। जब हम उनसे बच नहीं सकते तो हमें हमला करना होगा, छोटू ने धीरे से कहा। बर्निंग स्काई कड़ाही के अंदर की नायरा कुछ पल चुप रही। उसे यह एहसास था कि वह छोटू के लिए कुछ परेशानी लेकर आई है। कुछ समय बाद उसकी आवाज फिर से आई, भाई ध्रुव, अगर आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना लाइफ डेथ कॉफिन कवर दे सकती हूँ। छोटू को अपनी आस्तीन में रखे बर्निंग स्काई कड़ाही में हलचल महसूस हुई। उसके बाद एक काले प्रकाश ने बाहर निकलकर एक बेहद मोटे काले ताबूत के कवर का रूप ले लिया। इस ताबूत कवर से एक बेहद डरावनी तरंग निकल रही थी। छोटू ने अपने सामने मौजूद लाइफ डेथ कॉफिन कवर की ओर देखा और थोड़ा हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायरा को उस पर इतना भरोसा होगा। यदि ऐसा खजाना प्रकट हुआ तो यह निस्संदेह अनगिनत पागल विशेषज्ञों के हमले को आकर्षित कर सकता है। हाँ, हालांकि छोटू ने बिना झिझक के उसे उठा लिया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि एक एडवांस्ड परमजीव विशेषज्ञ और 10 प्रारंभिक परमजीव विशेषज्ञों का सामना करना बेहद कठिन होगा। लेकिन यदि लाइफ डेथ कॉफिन कवर उसकी मदद करेगा तो चीजें निस्संदेह काफी आसान हो जाएंगी। अगर ऐसा है, छोटू का हाथ लाइफ डेथ कॉफिन कवर को छू गया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे उसके भीतर से एक प्रतिरोध महसूस हुआ। लेकिन तुरंत ही बर्निंग स्काई कड़ाही के भीतर से एक विचार उभरा जिसने इस प्रतिरोध को हटा दिया। स्पष्ट रूप से नायरा ने हस्तक्षेप किया था। छोटू का हाथ लाइफ डेथ कॉफिन कवर को छू गया। इसके बाद उसने इसे उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। उसकी मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जो क्रूरता और उग्रता से भरी हुई थी। अगर ऐसा है तो हमें उन पर हमला करना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें इकट्ठा होने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1808 स्प्लैश। समुद्र की सतह पर 1 दर्जन ब्लड शार्क्स तेजी से तैरते हुए दिखाई दिए। इन ब्लड शार्क्स पर रक्त राक्षस शार्क दल के 1 दर्जन विशेषज्ञ सवार थे, जिनकी नजरें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। उप लीडर, हमें कुछ खबर मिली है, एक रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञ ने अचानक पानी से अपना हाथ बाहर निकालते हुए जोर से कहा। उसने सामने खड़े एक टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति की ओर देखा। क्या खबर है? टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने ये सुनकर पूछा। कमांडर काल ने लक्ष्य को ढूंढ लिया है और उस पर ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया है। ओह, तो उसने उसे ढूंढ लिया है। जल्दी उस व्यक्ति की स्थिति की जांच करो। टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति की आंखों में खुशी झलक उठी। एक व्यक्ति ने तुरंत एक गहरे लाल रंग की प्लेट निकाली। उस पर प्रकाश बह रहा था। इस समय प्लेट पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। क्या? उस व्यक्ति ने चमकते लाल बिंदु को देखकर अनायास ही कहा। क्या बात है? टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उस व्यक्ति की स्थिति हमारे बहुत करीब है। रुको, वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञ ने चौंकते हुए कहा। वे सीधे हमारी ओर आ रहे हैं। हे, अच्छा है। यह तो मानो इनाम खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आ रहा है। टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने एक दिशा की ओर देखकर सख्त आवाज में कहा, सभी सतर्क हो जाओ। जैसे ही हम अपना काम पूरा करेंगे, तुम सबको पुरस्कार मिलेगा। समझ गए? उसके आसपास के रक्त राक्षस शार्क दल के छोटे दल के सदस्यों ने ये सुनते ही जल्दी से जवाब दिया। उन्होंने अपने हाथ कसकर पकड़े और चमकती हुई त्रिशूल जैसी हथियारें निकल आईं। कुछ ही देर में समुद्र की सतह पर एक दूर से हवा का तेज झोंका सुनाई दिया। तुरंत बाद एक हरा प्रकाश तेजी से उभरा।
अंततः वह एक पतली आकृति में बदल गया, जो इस छोटे रक्त राक्षस शार्क दल के सामने दिखाई दी। हाँ, लगता है मैंने सही जगह पाली है, छोटू ने सामने रक्त राक्षस शार्क दल के छोटे दल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लड़के, तुम सच में नर्क में घुस आए हो। अब जब तुम आ ही गए हो तो लौटने का सपना भी मत देखना। टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभरी और उसने हाथ लहराया, इसे पकड़ लो। धमाक! उसकी चीख सुनते ही उसके पीछे खड़े दर्जन भर शक्तिशाली विशेषज्ञ छोटू की ओर लपके। तेज त्रिशूलों के साथ एक घनी खूनी चमक दिखाई दी, जो सीधे छोटू के शरीर के घातक बिंदुओं को भेदने के लिए बढ़ रही थी। मैं यहाँ नर्क में घुसने नहीं, बल्कि तुम्हें वहाँ भेजने आया हूँ। छोटू ने उन रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञों की ओर देखा, जिन्होंने घातक हमले शुरू किए थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पीठ पर लटके विशाल लाइफ डेथ कॉफिन कवर को पकड़ा। उसके शरीर ने एक हरे प्रकाश में बदलकर तेजी से आगे की ओर छलांग लगाई। हरे प्रकाश की चमक बिजली की तरह थी। यह दर्जन भर रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञों को इतनी तेजी से पार कर गया कि उसे देखने का समय भी नहीं मिला। उसी क्षण एक गहरी मध्यम गूंज सुनाई दी। छोटू का शरीर उन रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञों के पीछे प्रकट हुआ। इसके बाद वह बिना पीछे देखे सीधे टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने 10वां कदम उठाया, उन विशेषज्ञों के शरीर तेजी से धूसर होने लगे। उनके जीवन बल को उसी क्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। छपाक! मानव आकृतियां हवा से गिरकर समुद्र में समा गईं। उनकी आंखों में जीतेजी की क्रूरता और उत्साह अभी भी झलक रहा था। यह दृश्य कुछ अजीब था। स्पष्ट था कि उनकी मृत्यु इतनी तेजी से हुई थी कि उनके चेहरे पर डर तक नहीं उभर पाया। तुम आखिर हो कौन? टेढ़ी नाक वाला व्यक्ति इस दृश्य से इतना भयभीत हो गया कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। केवल उसी समय उसे समझ आया कि उसके सामने आया व्यक्ति कोई आसान शिकार नहीं, बल्कि मौत का देवता था। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। छोटू ने टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति की ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा। गहरे काले ताबूत के कवर पर हल्की काली रोशनी प्रवाहित हो रही थी जब उसने उसे धीरे से उठाया। धमाक! टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के चेहरे की रंगत पूरी तरह बदल गई। उसने अपने नीचे ब्लड शार्क को जोर से लात मारी। शार्क ने अपना विशाल मुंह खोला और आसमान में छलांग लगाई, छोटू को काटने के लिए। वहीं टेढ़ी नाक वाला व्यक्ति पहले ही ब्लड शार्क से कूदकर समुद्र में डूबने की कोशिश कर रहा था। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। लगता है मैं अकेले इसे नहीं हरा सकता। मुझे औरों को बुलाना होगा। टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति की आंखों में अनिच्छा और क्रूरता चमक रही थी जब वह समुद्र में समाने ही वाला था। तुम्हारे साथी सभी मर चुके हैं, केवल तुम्हारा जिंदा रहना क्या सही है? लेकिन तभी एक हंसी अचानक टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के पास सुनाई दी। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने सिर उठाया और देखा कि काला ताबूत का कवर मृत्यु जैसी तरंगों के साथ उसकी ओर झपट रहा है। बूम! अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एक गहरा दबी हुई गूंज दोबारा गूंजी। काले ताबूत के कवर ने, जो काली रोशनी से सराबोर था, टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के शरीर पर भारी प्रहार किया। समुद्र का पानी तुरंत उफान मारते हुए फट गया और 1000 फीट ऊंचा पानी का स्तंभ आसमान की ओर उछल गया। मौत की लहर उसके शरीर में गर्म चाकू की तरह घुस गई। घा! टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के मुंह से काले खून की धार निकली। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उसकी आंखों के सामने दृश्य तेजी से काला हो गया। उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति, जो मौत की तरंगों से प्रभावित थी, तेजी से कट रही थी। उसकी जीवन शक्ति ने अपनी सभी पुनर्स्थापन क्षमता खो दी थी। लाइफ डेथ कॉफिन कवर, ये इसके हाथों में कैसे? ये उसके आखिरी विचार थे, इससे पहले कि उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। छोटू हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े लाइफ डेथ कॉफिन कवर को देखा
और उसकी आंखों में अनायास ही प्रशंसा झलक गई। यह बर्निंग स्काई कड़ाही की विनाशकारी शक्ति से केवल तभी तुलनीय हो सकता था जब वह बर्निंग स्काई गेट को पूरी तरह परिष्कृत कर लेता। वज्रांग रक्त राक्षस शार्क दल के अगले सबसे नजदीकी छोटे दल का स्थान कहाँ है? छोटू ने इस छोटे दल का सफाया करने के बाद अपने मन में पूछा। उत्तर पश्चिम दिशा में। छोटू ने सिर हिलाया। बिना किसी देरी के उसका शरीर हरित प्रकाश की एक चमक में बदल गया और फिर से आगे बढ़ गया। चूंकि कमांडर काल उसे संभालने के लिए अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था, छोटू ने पहले से ही उसके सारे साथियों को खत्म करने का निश्चय कर लिया था। आधा घंटा बाद समुद्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक स्थान पर छोटू ने रक्त राक्षस शार्क दल के एक और छोटे दल के खतरनाक चेहरों को देखा, लेकिन उसने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए लाइफ डेथ कॉफिन कवर उठाया और नीचे की ओर झपटा। कुछ ही मिनटों में समुद्र की सतह पर दर्जन भर फीके धूसर शव तैरते हुए दिखाई दिए। धमाक! लाइफ डेथ कॉफिन कवर ने अजीब तरंगे छोड़ते हुए रक्त राक्षस शार्क दल के एक छोटे उप लीडर को बिजली की गति से कुचल दिया। हिंसक और प्रचंड बल के विस्फोट के साथ वह आकृति समुद्र में जा गिरी। जब वह वापस उभरी तब तक उसमें कोई जीवन शेष नहीं था। यह चौथा प्रारंभिक परम जीव स्तर का उप लीडर है। छोटू ने अब मृत रक्त दानव शार्क विशेषज्ञ पर एक नजर डाली। एक निष्पक्ष मुस्कान के साथ उसने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा। समुद्र क्षेत्र में एक निर्दयी नरसंहार चुपचाप चल रहा था। जहां भी हरित प्रकाश की आकृति जाती, रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञों का सफाया हो जाता। कोई भी इस पतले मौत जैसे देवता के हाथों बच नहीं पाया। यह मानव राक्षस। एक समुद्री क्षेत्र में कमांडर काल ने पानी की सतह पर तैरते शवों को देखते हुए गुर्राया। उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। आखिरकार वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी दहाड़ कड़वाहट से भरी हुई थी। कमांडर काल, हमारे 10 शुरुआती परम जीव स्तर के उप कमांडर्स में से 6 को उस आदमी ने मार डाला है और उन 6 दलों का पूरी तरह सफाया हो गया है। कमांडर काल के पीछे खड़ा एक उप लीडर, जो संयोग से उससे जुड़ने में सफल हुआ था, डर से थरथरा रहा था। वह जानता था कि अगर वह कमांडर काल के करीब नहीं होता तो वह मौत के इस देवता का अगला शिकार बन चुका होता। यह 7वां व्यक्ति है। कमांडर काल की आंखें भयावह रूप से ठंडी थीं। उसकी आवाज भी कर्कश हो गई थी। अब उसने हमारे अलावा बाकी सभी दलों को खत्म कर दिया है, एक उप लीडर ने कहा। कमांडर काल, अब हमें क्या करना चाहिए? हम वापस जाकर कबीले से मदद मांग लें, किसी ने सावधानी पूर्वक सुझाव दिया। धमाक! कमांडर काल ने इस सुझाव पर गुस्से में आकर उस व्यक्ति के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। वह 1000 फीट दूर जा गिरा। वह लड़का रुक गया है। मेरे पीछे चलो, मैं खुद उसके सिर को चकनाचूर करूंगा। अगर किसी ने पीछे हटने की बात की तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। कमांडर काल का चेहरा क्रोध और अंधकार से भरा था। बाकी रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञ उसकी कठोर बातों को सुनकर जल्दी से सहमति में सिर हिलाने लगे। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें इस कमांडर के हाथों में पड़ने के बाद मौत से भी बदतर अंजाम भुगतना होगा, कमीने। कमांडर काल ने अपने हाथ लहराए। उसके नीचे ब्लड शार्क तेजी से आगे बढ़ा। दर्जनों रक्त राक्षस शार्क दल विशेषज्ञ घबराहट में उसके पीछे हो लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने 10 मिनट से अधिक यात्रा नहीं की थी जब वे धीरे धीरे रुक गए। कई जोड़ी आंखें समुद्र की सतह की ओर उठीं। वहां एक पतला युवक खड़ा था जिसके पास एक विशाल काले ताबूत का कवर था। वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। उसकी मुस्कान देखकर इन क्रूर लोगों के दिलों में भी अनजाने में एक सिहरन दौड़ गई। समुद्र की चमचमाती सतह पर कमांडर काल का चेहरा अंधकारमय था और वह सामने पानी पर खड़े दुबले पतले युवक को घूर रहा था। उनके होठों के किनारे हल्के से फड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी देर तक सहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंततः असफल रहे। उनके चेहरे पर क्रूरता की झलक चढ़ने लगी और उनकी आंखों में जलती हुई क्रोध की लपटें छोटू को टुकड़े टुकड़े कर देने को तैयार लग रही थीं।
लड़के, तुम्हारी रणनीति शानदार है। कमांडर काल ने गहरी सांस लेते हुए काली आवाज में कहा। असल में उनकी योजना छोटू का गुप्त रूप से पीछा करने की थी और 10 अनुभाग प्रमुखों को बुलाकर उन्हें चारों तरफ से घेरने की एक त्रुटिहीन योजना बनाने की थी। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि छोटू की रणनीति उनसे भी अधिक क्रूर होगी। छोटू ने उन अनुभाग प्रमुखों को ही खत्म कर दिया। इस तरह छोटू ने उनके सभी समर्थन को खत्म कर दिया। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि कमांडर काल ने मुझे मजबूर किया? छोटू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने इतनी चालाक योजना न बनाई होती जिससे मैं निकल सकता, तो यह सब नहीं होता। अंततः जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम हमारे रक्त राक्षस शार्क दल के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कमांडर काल ने क्रोध से कहा। इसलिए कमांडर काल, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं दे सकते। अगर इस दैत्यों का सागर में थोड़ा निर्दयी न हुआ जाए तो शायद इंसान की हड्डियां तक दूसरों द्वारा खा ली जाएंगी। छोटू ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि कमांडर काल ने यह अनुमान लगाया कि नायरा को बचाने वाला वही था। आखिरकार वे पहले ही मिल चुके थे और इतना समय बीतने के बाद भी वह उसी क्षेत्र में बना हुआ था। संदेह होना स्वाभाविक था। चूंकि तुमने मेरे रक्त राक्षस शार्क दल को चुनौती दी है, तो न केवल तुम्हारी हड्डियां बल्कि तुम्हारा युवन स्पिरिट भी बार बार यातनाएं सहते हुए ऐसा कष्ट भोगेगा जो मौत से भी बदतर होगा। कमांडर काल ने दांत निपोरते हुए कहा। उनके धारदार और भयानक दांत ठंडी दहशत फैला रहे थे। मैं हमेशा चीजों को साफ तरीके से खत्म करता हूँ। अगर मैं तुम सबको खत्म कर दूं, तो यहाँ जो हुआ उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। छोटू हंसते हुए बोले। सिर्फ तुम? कमांडर काल की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। सिर्फ मैं? छोटू मुस्कुराए और सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने लाइफ डेथ कॉफिन कवर पकड़ा और समुद्र की सतह पर जोरदार कदम रखा। तुरंत ही उनके पैरों के नीचे से एक विशाल लहर फैलने लगी। लाइफ डेथ कॉफिन कवर? तुमने नायरा के साथ क्या किया? कमांडर काल का चेहरा अनायास ही फड़क उठा जब उन्होंने छोटू के हाथ में काले ताबूत का ढक्कन देखा। क्या तुमने उसे मार दिया और लाइफ डेथ कॉफिन कवर छीन लिया? मैं तुम सबकी तरह विकृत नहीं हूँ। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तुम सबको खत्म करने में, इसलिए उसने मुझे इसे अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने के लिए दिया है। छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी क्रूर सोच रख सकते हैं। कमांडर काल की आंखों में भय था। उनकी नजरें छोटू के हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर गड़ी हुई थीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने पूछा, लड़के, अगर तुम नायरा और लाइफ डेथ कॉफिन कवर हमें सौंप दो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा की गई हरकतों को नजरअंदाज कर दूंगा। मुझे लगता है कि तुमने सुना होगा कि हमारा रक्त राक्षस शार्क दल मामलों को कैसे संभालता है। हमें नाराज करने का मतलब है कि तुम चैन से खाना और सोना भी भूल जाओगे। छोटू ने कमांडर काल की ओर देखा। वह ऐसा दिखा मानो कुछ सोच रहा हो, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं इनकार करता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम केवल ताकत से झुकोगे। कमांडर काल की आंखों में फिर से क्रूरता झलक उठी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, लड़के, भले ही तुम्हारे पास लाइफ डेथ कॉफिन कवर हो, तुम्हारी ताकत केवल प्रारंभिक परम जीव की है। मेरे पास एक उन्नत परम जीव और 3 प्रारंभिक परम जीव के विशेषज्ञ हैं। क्या तुम मुझ पर छुपकर हमला करने की योजना बना रहे हो जबकि इतना बकवास कर रहे हो? छोटू ने धीरे से हंसते हुए कहा। उनकी गहरी काली आंखों में अचानक एक बर्फीला और ठंडा भाव दिखाई दिया। उनके हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर अचानक समुद्र की सतह पर जोर से मारा गया। तुरंत ही एक अत्यधिक उग्र लहर समुद्र में फैलने लगी। बूम बूम। समुद्र की सतह इस पल में फट गई और कई आकृतियां कराहते हुए बाहर निकलीं। इसके बाद उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। स्पष्ट था कि वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। हमला करो। कमांडर काल की आंखें यह देखकर पूरी तरह से अंधकारमय और ठंडी हो गईं कि छुपकर हमला करने की उनकी योजना विफल हो गई थी। उन्होंने हाथ हिलाते हुए आदेश दिया। उनके पीछे खड़े दर्जन भर विशेषज्ञ एक साथ झपट पड़े। हिंसक और बर्बर हमले छोटू की ओर तूफान की तरह बरस पड़े। छोटू ने तेजी से 2 कदम पीछे हटे।
उनका शरीर थोड़ा झुका और उन्होंने खुद को लाइफ डेथ कॉफिन कवर के पीछे छिपा लिया। बूम बूम बूम। कई हमले ताबूत के ढक्कन से टकराए, जिससे भारी आवाजें निकली। लेकिन जब काले प्रकाश की धाराएं ताबूत पर प्रवाहित हुई तो सभी हमले पूरी तरह से गायब हो गए। धम। सभी हमले लाइफ डेथ कॉफिन कवर द्वारा जबरदस्ती रोक दिए गए। छोटू ने समुद्र की सतह को जोर से धक्का दिया और आगे की ओर बढ़े। हरा प्रकाश उमड़ा और पल भर में वह रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञों के सामने आ गए। उनके हाथ में ताबूत का ढक्कन एक विशाल डंडे की तरह था, जो उन्होंने जोर से घुमाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। बूम बूम। लाइफ डेथ कॉफिन कवर उन विशेषज्ञों पर भारी पड़ा जो समय पर नहीं बच पाए। काले प्रकाश की लहरें उमड़ी और लगभग कोई भी इसे रोक नहीं सका। जिस किसी को भी इसने छुआ उसका शरीर तुरंत फीका पड़ गया। उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई और उनके शव लगातार हवा से गिरकर समुद्र में डूबते चले गए। इस क्षण में छोटू मौत के देवता की तरह लग रहे थे। लाइफ डेथ कॉफिन कवर मौत के देवता की दरांती की तरह था। जिसने इसे छुआ उसकी मौत तय थी। बूम। लाइफ डेथ कॉफिन कवर एक बार फिर आगे की ओर झुलाया गया, जिससे 8 युवन निर्वाणा स्टेज की ताकत वाले 2 रक्त राक्षस शार्क दल के विशेषज्ञ हवा में उड़ गए। छोटू फिर से आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उनके सिर के ऊपर से एक अत्यधिक तीव्र हवा का शोर सुनाई दिया। एक चमकते लाल त्रिशूल ने बेहद हिंसक हवा के साथ बिजली की गति से उनके सिर की ओर प्रहार किया। छोटू ने लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर अपने पैर से जोर मारा, जिससे वह उछलकर उस तेज त्रिशूल से टकरा गया। धड़ाम। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्योंकि पहली बार लाइफ डेथ कॉफिन कवर को पीछे धकेला गया। छोटू ने इसे तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने सिर उठाया और एक कमांडर काल को देखा, जो खुद भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस एडवांस परम जीव विशेषज्ञ के लिए छोटू की एक तरफा तबाही अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। ताकत तो ठीक ठाक है। छोटू ने कमांडर काल के अंधेरे और ठंडे चेहरे को देखते हुए कहा। यह व्यक्ति शायद शेंटुजुए से भी अधिक ताकतवर था। इसके अलावा सी डीमन जनजाति का सदस्य होने के कारण उसका शारीरिक बल भी काफी मजबूत था। ऐसा विरोधी संभालना काफी मुश्किल साबित हो सकता था। तुमसे बाद में निपटूंगा, छोटू ने कमांडर काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उनके शरीर पर हरे प्रकाश की लहर दौड़ी और हरे ड्रैगन के पंख प्रकट हुए। उनके शरीर की गति अचानक बढ़ गई और उन्होंने रक्त दानव शार्क विशेषज्ञों के समूह में भूत की तरह प्रवेश किया। लाइफ डेथ कॉफिन कवर को झुलाते हुए उन्होंने एक के बाद एक जीवन को समाप्त कर दिया। दुष्ट। कमांडर काल ने अपने सैनिकों को छोटू के हमले के सामने गंभीर नुकसान झेलते देखा। उनका चेहरा और भी क्रूर हो गया। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन छोटू की गति इस समय उनसे भी तेज थी। हर बार जब कमांडर काल छोटू के करीब पहुंचते, तब तक छोटू पहले ही अपने लक्ष्य को मार चुका होता। इस युद्ध की स्थिति थोड़ी हास्यास्पद हो गई थी। छोटू अकेले इधर उधर दौड़ते हुए मारकाट कर रहे थे, जबकि कमांडर काल पीछे पीछे क्रोध में उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन वे केवल यह देखने में असमर्थ थे कि एक के बाद एक ठंडे शव गिरते जा रहे थे। सिर्फ 10 मिनट के भीतर यह हत्याकांड समाप्त हो गया। समुद्र पर दर्जनों शव तैर रहे थे। छोटू को छोड़कर हवा में केवल कमांडर काल और 3 प्रारंभिक परम जीव के छोटे उप लीडर्स बचे थे। तुम पागल हो। तीनों उप लीडर्स ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे भय से सफेद हो गए। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने सामने खड़े इस मुस्कुराते हुए युवक की निर्दयता देखी थी। केवल 10 मिनट में उसने बिना अपनी अभिव्यक्ति बदले उनके सभी अधीनस्थों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। छोटू का चेहरा शांत था। उन्होंने अपने हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर लगे खून को देखा। फिर उन्होंने कमांडर काल की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मजबूर मत करो। अगर तुम क्रूर हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा क्रूर बनूंगा। कमांडर काल ने समुद्र की सतह पर पड़े उन शवों को देखा। उनकी आंखों में जो क्रोध उमड़ रहा था वह इस समय अजीब ढंग से गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने सिर उठाया
और उनकी रक्तलाल आंखें छोटू पर गड़ी रहीं। क्या तुमने काफी मार लिया? छोटू ने धीरे से अपने हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर उठाया और कमांडर काल के समूह की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुमने काफी मार लिया है तो अब तुम उन्हें साथ देने जा सकते हो। कमांडर काल के चेहरे पर क्रूरता इस समय चरम पर पहुंच गई थी। उनके शरीर से एक विशाल रक्तिम प्रकाश फूट पड़ा। इसके बाद वह एक बड़े खून के रंग के शार्क में बदल गया। उस शार्क ने अपना विशाल मुंह खोला और एक सक्शन बल उत्पन्न किया, जिससे समुद्र पर तैरते शव उसकी ओर खिंच गए। अंत में उस विशाल शार्क ने उन सभी शवों को निगल लिया। चप चप, विशाल शार्क के तेज दांत शवों को चीरते गए और ताजा खून बारिश की तरह गिरने लगा। कमांडर काल के शरीर की सतह पर एक मोटी रक्तिम रोशनी की परत उभरी जब उन शवों को पूरी तरह चबाकर निगल लिया गया। उनके शरीर से एक अत्यधिक अजीब और भयावह लहर फैलने लगी। कमांडर काल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें ताजा खून से भरी हुई लग रही थीं। उन्होंने छोटू की ओर देखते हुए एक दुष्ट मुस्कान दी, जिसमें उनके बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाई दिए और उनके भीतर की मारने की लालसा प्रकट हुई। मैंने उनके मरने से पहले का डर महसूस किया है। वे चाहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के हर टुकड़े को चीर-फाड़ कर खा जाऊं। एक हत्या की भावना से भरी आवाज गूंजी और कमांडर काल के शरीर से एक विशाल रक्तिम आभा अचानक फूट पड़ी, जिसने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1809। छोटू ने लाइफ डेथ कॉफिन कवर को अपने कंधे पर रखा। उनका चेहरा शांत था, जबकि उनकी नजरें कमांडर काल पर थीं, जिनके शरीर से एक भयावह रक्तिम आभा निकल रही थी। छोटू यह महसूस कर सकते थे कि उनका आभामंडल अचानक और भी क्रूर और हिंसक हो गया है। संभवतः अपने साथियों के शवों को निगलने से उनकी शक्ति बढ़ गई थी। कितना अजीब कबीला है, छोटू ने खुद से धीरे से कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने साथियों के शवों को निगलकर खुद को मजबूत करने की तकनीक देखी थी। लड़के, इसे कहते हैं अपने लिए गड्ढा खोदना और उसमें गिरना। कमांडर काल का चेहरा विकृत हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से खून टपकने ही वाला हो। उनकी हत्या की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह वास्तविक रूप लेने वाली लग रही थी। अब अपनी छोटी सी जान मेरे हवाले कर दो। कमांडर काल के चीखने के साथ ही एक भीषण रक्तिम प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनका शरीर अचानक एक राक्षसी रक्तिम रोशनी में बदल गया, जो बेहद चौंकाने वाली गति से छोटू की ओर लपका। शवों को निगलने के बाद कमांडर काल की गति अत्यधिक बढ़ गई थी। स्विश! इस समय एक रक्तिम त्रिशूल आकाश में लहराते हुए 1000 फीट लंबी रक्तिम धारा छोड़ता हुआ छोटू के सिर की ओर आक्रमण कर रहा था। वह रक्तिम धारा छोटू की आंखों में तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने ठंडे स्वर में हंसते हुए लाइफ डेथ कॉफिन कवर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनके शरीर के भीतर का निर्वाण शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। लाइफ डेथ कॉफिन कवर से काला प्रकाश निकलने लगा। इसके बाद वह सीधे उस रक्तिम धारा से टकरा गया। धड़ाम! टकराव के साथ हिंसक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। इस टकराव से पैदा हुई ताकत ने टकराव के बिंदु से 1000 फीट लंबी लहर को चारों ओर फैलाया, जबकि गूंजती हुई आवाज दूर तक सुनाई दी। छोटू समुद्र की सतह पर खड़े थे, जबकि उनके हाथों में लाइफ डेथ कॉफिन कवर से काला प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उस भीषण ताकत को सीधे रोक दिया था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ छोटू एक एडवांस परम जीव विशेषज्ञ का सामना कर सकते थे। अब जब उनके पास लाइफ डेथ कॉफिन कवर जैसा शक्तिशाली खजाना था, तो आम एडवांस परम जीव विशेषज्ञ उनके खिलाफ लड़ने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। अपने साथियों के शवों को निगलने के बावजूद तुम्हारी शक्ति अब भी इतनी तुच्छ है, छोटू ने कमांडर काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उनके काले नेत्रों में एक ठंडक चमक उठी। उन्होंने समुद्र की सतह से जोर लगाया और उनका शरीर ऊपर उठ गया। उनके हाथों में लाइफ डेथ कॉफिन कवर से मृत्यु की चमक लहराती हुई कमांडर काल की ओर बढ़ने लगी। कमांडर काल की आंखें असामान्य रूप से क्रूर हो गईं, जबकि उन्होंने छोटू को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। उनके भीतर निर्वाण शक्ति की जंगली और हिंसक लहरें फैल गईं।
उनके हाथों का त्रिशूल भी अत्यधिक शक्ति से चमक उठा और उन्होंने जोरदार हमला किया। धम धम धम। हवा में कॉफिन कवर और ट्राइडेंट बिजली की गति से टकरा रहे थे, जबकि अद्भुत ताकत की लहरें बार बार चारों ओर फैल रही थीं। इन दोनों की गति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और उनके शरीर का सारा निर्वाण शक्ति झोंक दिया गया था। सीधे टकराव के दौरान कमांडर काल का चेहरा थोड़ा असहज दिखा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह धीरे धीरे नुकसान में पड़ रहे थे। लाइफ डेथ कॉफिन कवर की सहायता से छोटू की लड़ाई की ताकत उनके अपने से आगे निकल रही थी। धम। एक और जोरदार टकराव हुआ। छोटू का शरीर हल्का सा झटका खा गया, जबकि कमांडर काल को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लाइफ डेथ कॉफिन कवर से आए काले ऊर्जा प्रवाह ने उन्हें असहज और परेशान कर दिया। लड़के, क्या तुम इस लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर निर्भर होकर खुद को महान समझते हो? कमांडर काल का चेहरा हरा पड़ गया था। उनके लिए छोटू के पास मौजूद इस खजाने ने उन्हें असहाय बना दिया था, क्योंकि कॉफिन कवर से निकलने वाली मृत्यु की ऊर्जा उन्हें काफी भयभीत कर रही थी। छोटू ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया, क्या तुम रोने वाले हो कि तुम्हें निष्पक्ष लड़ाई चाहिए? कब से तुम्हारे रक्त राक्षस शार्क दल इतने धर्मी बन गए? क्या तुम मुझे घेरकर हमला करने की योजना नहीं बना रहे थे? लड़के, क्या तुम वाकई सोचते हो कि यह कमांडर तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? कमांडर काल ने छोटू की इस उत्तेजना पर गुस्से से लाल होते हुए दहाड़ते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास अनहद खजाना है। कमांडर काल की आंखों में रक्तिम प्रकाश बहने लगा। वह कुछ पल के लिए झिझके, फिर दांत भींचते हुए उन्होंने अपने हाथ में एक रक्तिम लाल जेड बॉक्स प्रकट किया। अपनी हथेली से एक थप्पड़ मारकर बॉक्स का ढक्कन खुल गया। इसके तुरंत बाद 1 फुट लंबी रक्तिम वस्तु भीतर से उठी। जैसे ही यह वस्तु प्रकट हुई, एक बेहद भयावह आभा चुपचाप फैलने लगी। यह अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। छोटू की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, क्योंकि उन्होंने उस रक्तिम वस्तु को देखा। यह एक तीव्र दांत जैसा दिख रहा था। उस पर रक्तिम रोशनी के रहस्यमय चिन्ह थे और इसकी सतह पर एक अज्ञात काली आभा छाई हुई थी। यह हमारे रक्त राक्षस शार्क दल का डीमन शार्क दांत है। लड़के, तुम्ही ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। कमांडर काल ने छोटू को एक दुष्ट मुस्कान दी। तुरंत ही उनकी आंखें अंधेरी और ठंडी हो गईं, जबकि उन्होंने अन्य 3 रक्त राक्षस शार्क दल के उप कमांडरों की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, दानव दांत को रक्त बलिदान अर्पित करो। तीनों उप कमांडरों के चेहरे तुरंत थोड़ा बदल गए। हालांकि उन्होंने फिर भी अपने दांत भींचे और अपनी जीभ के सिरे को काट लिया। ऊर्जा से भरपूर 3 रक्त की बूंदें निकलीं, जो अंतः रक्तिम दानव दांत पर जा गिरी। बस जैसे ही रक्त दानव दांत से टकराया, वह तुरंत कंपन करने लगा और उसकी नोक से एक रक्तिम प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलने लगी। उसकी धार इतनी तीव्र थी कि स्वयं अंतरिक्ष भी दरारों के संकेत देने लगा। दूसरी ओर तीनों उप कमांडरों, जिन्होंने रक्त बलिदान अर्पित किया था, के चेहरे सफेद पड़ गए और उनकी आभा भी असामान्य रूप से कमजोर हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तथाकथित डीमन शार्क दांत को सक्रिय करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके पास भी अनहद खजाना है। छोटू की आंखें थोड़ा सख्त हो गईं जब उन्होंने डीमन शार्क दांत को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कमांडर काल के पास वास्तव में ऐसा आखिरी हथियार होगा। यह सिर्फ एक लो ग्रेड अनहद खजाना है। फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। वज्रान ने भी इस समय चेतावनी दी। छोटू ने सिर हिलाया। कमांडर काल वास्तव में एक एडवांस परमजीव विशेषज्ञ की शक्ति रखता था। यदि उसे अनहद खजाना का सहारा मिलता तो उससे निपटना वाकई मुश्किल हो सकता था। उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। मूल रूप से मैं इस खजाने को सक्रिय नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा घमंड वास्तव में अत्यधिक कष्टप्रद है। यदि तुम इससे मारे जाओ तो यह शर्मनाक नहीं होगा। कमांडर काल की आंखें दुष्ट थीं। उनके शरीर से रक्तिम प्रकाश फूट पड़ा और तेजी से डीमन शार्क दांत में समाने लगा। उनके निर्वाण शक्ति के प्रवाह के साथ ही डीमन शार्क दांत तेजी से बड़ा होने लगा। थोड़ी ही देर में वह एक विशाल तीव्र दांत में बदल गया।
दूर से देखने पर यह एक रक्तिम भाले जैसा लग रहा था और इससे भयावह और शत्रुतापूर्ण आभा निकल रही थी। मर जाओ। आकाश में विशाल रक्तिम दांत तैरने लगा। तुरंत ही एक हत्यारे इरादों से भरी ध्वनि तरंग चारों ओर फैल गई। अगले ही पल विशाल दांत रक्तिम प्रकाश की किरण में बदल गया, जो इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि इसका वर्णन करना कठिन था। यह ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वयं अंतरिक्ष को भेद दिया हो। एक भीषण रक्तिम आभा चारों ओर फैल गई, जबकि हत्या की तीव्रता उसमें से प्रवाहित हो रही थी। छोटू ने देखा कि वह रक्तिम चमक उनकी आंखों में तेजी से बढ़ रही है। उनके शरीर के सारे रोमछिद्र सिकुड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने लाइफ डेथ कॉफिन कवर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उनके होठों पर एक जंगली मुस्कान उभर आई। लाइफ डेथ कॉफिन कवर, भले ही तुम मेरे नहीं हो, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी ही होगी। इस क्षण छोटू के शरीर से विशाल निर्वाण शक्ति बिना किसी रोकटोक के फैलने लगी। इसके बाद वह उनके हाथों में लाइफ डेथ कॉफिन कवर में समाने लगी। गर्जन। जैसे ही विशाल निर्वाण शक्ति प्रवाहित हुआ, लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर मौजूद काले पैटर्न और भी उज्ज्वल हो गए। उसमें से मृत्यु की तरंगे लहराने लगीं। छोटू ने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से कॉफिन कवर को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, कॉफिन कवर को अपने सिर के ऊपर एक ब्लेड की तरह उठाया। इसके बाद उन्होंने जोरदार तरीके से नीचे की ओर प्रहार किया। धमाक। कॉफिन कवर के नीचे गिरने के साथ ही आकाश में अंधकार छा गया, जबकि भीषण काला क्युआई अत्यधिक जंगली और हिंसक तरीके से चारों ओर फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क से एक काले प्रकाश का स्तंभ उभर आया है। वह आकाश में तेजी से चमका और रक्तिम प्रकाश से जोरदार तरीके से टकरा गया। छन्न। टकराव के क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए, जबकि समुद्र तुरंत जंगली और हिंसक हो गया। धमाक। विशाल लहरें जो आसमान को ढकने के समान लग रही थीं, बादलों में जा टकराईं। इसके बाद वे अचानक बम की तरह गिरने लगीं। 3 लाख फीट के दायरे में सब कुछ एक भयानक बारिश के तूफान में डूब गया। काले प्रकाश और रक्तिम प्रकाश ने बरसते आसमान को आधे आधे हिस्से में बांट दिया। डरावने कंपन लहर दर लहर फैलते हुए आकाश में गूंजने लगे। इन दोनों भयानक ऊर्जा के बीच टकराव अधिक समय तक नहीं चला। काले प्रकाश में से अचानक काले किरणें इकट्ठी हुईं और जोर से बाहर निकल गईं। सिजल सिजल। आसमान में जहां जहां काली किरणें गईं, रक्तिम प्रकाश लगभग तुरंत ही बिखर गया। धम धम धम। रक्तिम प्रकाश के बिखरने की तेज आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। इसके बाद कमांडर काल का शरीर प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर इस समय भय और झटका साफ नजर आ रहा था। यह स्पष्ट था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अनहद खजाना का उपयोग करने के बाद भी उन्हें इतनी जल्दी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने छोटू की ताकत को कम आंका था और साथ ही लाइफ डेथ कॉफिन कवर की ताकत को भी। हालांकि दोनों ही अनहद खजाना एस थे, यह स्पष्ट था कि लाइफ डेथ कॉफिन कवर की शक्ति उनके डीमन शार्क दांत से कहीं अधिक थी। स्विश। कमांडर काल ने यह सब देख स्तब्ध हो गए। अगले ही क्षण उनका शरीर तेजी से पीछे हटने लगा। उन्हें यह पता चल गया था कि वह पूरी तरह से हार चुके हैं। अगर वह भाग नहीं पाए तो छोटू उन्हें इस स्थान पर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। छोटू की निर्दयता को देखकर उन्हें कतई नहीं लगा कि वह उन्हें छोड़ देंगे। अब भागने के बारे में सोचना शायद थोड़ा देर हो गया है। हालांकि जैसे ही कमांडर काल का शरीर पीछे हटा, छोटू के चेहरे पर एक ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति उभर आई। वह हमेशा अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने पर ध्यान देते थे। छोटू ने जो किया था उससे रक्त राक्षस शार्क दल नाराज हो जाएगा। अगर उन्होंने इस व्यक्ति को भागने दिया तो उन्हें लगातार रक्त राक्षस शार्क दल का सामना करना पड़ेगा। यह परेशानी नेफरियस बोन ओल्ड मैन को नाराज करने से भी अधिक खतरनाक होगी। इसीलिए कमांडर काल को भागने नहीं दिया जा सकता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। धमाक। छोटू ने अपने हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर को फिर से जोर से घुमाया। आसमान में काले प्रकाश की कई धाराएं तुरंत मुड़ी और एक अंगूठे के आकार की मोटी काली प्रकाश किरण में बदल गईं, जो बिजली की गति से कमांडर काल की ओर बढ़ी।
प्रकाश की किरण जहां जहां से गुजरी, अंतरिक्ष में दरारें बनने लगीं और वहां काली लकीरें छोड़ गईं। इस किरण से एक गहन मृत्यु आभा निकल रही थी। ऐसी आभा सामान्यतः केवल प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर पहुंचे व्यक्ति के पास होती है। हालांकि छोटू ने इसे लाइफ डेथ कॉफिन कवर की शक्ति से प्रकट किया था। इसकी विनाशकारी क्षमता बेहद भयानक थी। लड़के, हम शांति से बात कर सकते हैं। कमांडर काल का चेहरा उस काली किरण को अपनी ओर बढ़ते देख बुरी तरह बदल गया। उनकी आंखों में अब घबराहट दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा। छोटू ने कमांडर काल की पुकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। प्रकाश की किरण ने शून्य को भेद दिया और अंततः कमांडर काल के भयभीत दृष्टिकोण के सामने उन्हें जा टकराई। कमांडर काल के शरीर से विशाल निर्वाण शक्ति बाहर निकलने लगी। उनके शरीर की त्वचा भी रक्तिम तराजुओं में बदल गई थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को यथासंभव मजबूत कर लिया था। स्विश! हालांकि वह काली किरण उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उनके शरीर में जा धंसी। अंततः यह छप की आवाज के साथ उनके शरीर को भेदते हुए निकल गई। कमांडर काल का शरीर इस क्षण अचानक स्थिर हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाया और अपने सीने पर बने काले छेद को देखते हुए भय से भर गए। वहां का ताजा खून अब काले भूरे रंग में बदल चुका था। वह महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में मृत्यु की एक लहर प्रवेश कर रही थी और उनकी जीवन शक्ति को चौंका देने वाली गति से खत्म कर रही थी। यह सब कैसे? कमांडर काल ने अपने सीने पर काले खून को छुआ, जबकि उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रारंभिक परमजीव विशेषज्ञ के हाथों उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, छोटू ने धीरे से कहा, जबकि वह कमांडर काल को देख रहे थे, जिनका शरीर तेजी से एक काले भूरे रंग की आभा में ढक गया था। लड़के, मेरा रक्त राक्षस शार्क दल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कमांडर काल का चेहरा दुष्टता से भर गया, जबकि उनकी आंखों में गहरी क्रूरता नजर आई। हालांकि वह अपने शब्दों को पूरा नहीं कर सके। उनकी आंखों में बची जीवन शक्ति पूरी तरह से ठहर गई। इसके बाद उनका शरीर अकड़ गया और उनकी आभा खत्म हो गई। इस समय इस उन्नत परमजीव विशेषज्ञ की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। छोटू ने ठंडे और उदासीन तरीके से उस शव को देखा जो आकाश से गिर रहा था। उन्होंने अपने हाथ में लाइफ डेथ कॉफिन कवर पकड़ा हुआ था और चुपचाप उसकी प्रशंसा की। लाइफ डेथ कॉफिन कवर की विनाशकारी शक्ति बहुत महान थी। छोटू ने बिना किसी सहानुभूति के समुद्र में गिरे शव को देखा। इसके बाद उन्होंने हवा में मौजूद रक्त राक्षस शार्क दल के 3 जीवित उप कमांडरों की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हें भी इसका साथ देना चाहिए। भागो! 3 उपनेताओं के चेहरे भयंकर सफेद पड़ गए थे। उनकी शक्ति पहले ही डीमन शार्क दांत को रक्त बलिदान देने के बाद काफी हद तक घट चुकी थी। इसलिए उन्हें यह अच्छे से पता था कि वे छोटू का मुकाबला नहीं कर सकते। तुरंत उनके शरीर पीछे की ओर भागे और वे 3 अलग अलग दिशाओं में दयनीय रूप से भागने लगे। छोटू ने शांति से उन तीनों को देखा जो अलग अलग हो गए थे। लाइफ डेथ कॉफिन कवर को लहराते ही 3 छोटी काली प्रकाश धाराएं बाहर निकलीं और पलक झपकते ही उन तीनों तक पहुंच गईं। इसके बाद काली प्रकाश धाराएं उनके शरीर में समा गईं। जल्द ही उनके शरीर भूरे काले रंग में बदल गए। उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वे सिर के बल समुद्र में गिर पड़े। सब खत्म कर दिया गया है। छोटू ने अब खाली पड़े आसमान की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर तैरते शवों पर उदासीन दृष्टि डाली और राहत की सांस ली। उन्होंने आखिरकार इस मुसीबत को सुलझा लिया था। भाई ध्रुव, आप वाकई प्रभावशाली हैं। उनकी बाह में छुपे बर्निंग स्काई कड़ाही में थोड़ी हलचल हुई। नायरा प्रकाश की एक किरण में बदलकर बाहर निकल आई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समुद्र की सतह के दृश्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे लाइफ डेथ कॉफिन कवर के कारण ही हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। छोटू ने मुस्कुराते हुए लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर हाथ फेरा। इसके बाद उन्होंने इसे नायरा की ओर फेंक दिया। भले ही वह इस खजाने के प्रति थोड़ा आकर्षण महसूस कर रहे थे,
लेकिन उन्होंने इसे छीनने का कोई प्रयास नहीं किया। एक तो वह इस तरह की हरकत को तुच्छ समझते थे और दूसरा कारण यह था कि उन्हें महसूस हुआ कि इस लाइफ डेथ कॉफिन कवर पर कई सीलें लगी हुई थीं। ये सीलें संभवतः अमर संत भेल दल के कुछ विशेषज्ञों ने लगाई थीं। अगर उन्होंने इन्हें छेड़ा तो उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। यह लाइफ डेथ कॉफिन कवर वास्तव में लाइफ डेथ कॉफिन के साथ एक जोड़ी में है, इसीलिए कबीले में इसे बहुत महत्व दिया जाता है, वरना इसे भाई छोटू को देने में मुझे कोई समस्या नहीं होती। नायरा ने लाइफ डेथ कॉफिन कवर को पकड़ा और हंसते हुए कहा। उसकी यह बात पूरी तरह से बिना सोचे समझे निकली थी। अगर कबीले के बुजुर्गों को इस बारे में पता चलता तो वे गुस्से में अपनी दाढ़ी तक फूंक सकते थे। छोटू ने यह सुनकर चुपचाप सिर हिलाया। सिर्फ यह कॉफिन कवर ही इतनी ताकतवर थी। वह सोचने लगे कि अगर इसे लाइफ डेथ कॉफिन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाए तो वह कितना डरावना हो सकता है। ऐसे खजाने का स्तर शायद अनहद खजाना से भी ऊपर होगा। इस बार मुझे भी कुछ मिला है। छोटू मुस्कुराए। इसके बाद उनकी नजर हवा में तैरते 1 फुट लंबे रक्तिम दांत पर पड़ी। उससे लगातार गहरी आभा निकल रही थी। यह वही डीमन शार्क दांत था जिसे पहले कमांडर काल ने इस्तेमाल किया था। छोटू ने अपने हाथ से इशारा किया और वह डीमन शार्क दांत उड़कर उनके हाथ में आ गया। उससे निकल रही दुष्ट आभा ने छोटू की भौहें चढ़ा दी। भाई ध्रुव, यह रक्त राक्षस शार्क दल का एक अनहद खजाना है। इसकी शक्ति ठीक ठाक है, लेकिन यह लाइफ डेथ कॉफिन कवर की बराबरी नहीं कर सकता, नायरा ने कहा। छोटू चुप हो गए। अगर किसी साधारण अनहद खजाना जिसे एक कमांडर इस्तेमाल करता है की तुलना लाइफ डेथ कॉफिन कवर से की जा सकती तो रक्त राक्षस शार्क दल का भयावह स्तर सोचने लायक था। ऐसी अफवाह है कि इस डीमन शार्क दांत को हर बार सक्रिय करने के लिए किसी का रक्त बलिदान करना पड़ता है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सावधान रहिए। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने पहले उस रक्त बलिदान को देखा था। ऐसा लग रहा था कि इसका उपयोग करने की कीमत काफी बड़ी थी। इसे इस्तेमाल करने से पहले खुद को चोट पहुंचानी पड़ती थी। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में इसे इस्तेमाल करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा। छोटू ने हाथ घुमाया और डीमन शार्क दांत को रख लिया। इसके बाद उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ। बिना देर किए छोटू हरे प्रकाश की किरण में बदलकर आगे बढ़ गए। नायरा भी तेजी से उनके पीछे पीछे चल दी। उनके जाने के बाद यह समुद्री इलाका फिर से शांत हो गया। इस जगह पर हुई भयानक लड़ाई का एकमात्र प्रमाण समुद्र की सतह पर मौजूद दर्जनों ठंडे शव थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1810। आसमानी व्यापार क्षेत्र दैत्यों का सागर का एक अपेक्षाकृत असामान्य स्थान था। यह केवल इसलिए नहीं था कि यह कई समुद्री क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, बल्कि यहाँ इकट्ठा हुए अनगिनत अद्भुत खजानों के कारण भी था। यही कारण था कि आसमानी व्यापार क्षेत्र की प्रतिष्ठा दैत्यों का सागर में हवाई इलाके से भी अधिक हो गई थी। आसमानी व्यापार क्षेत्र 1000 से अधिक द्वीपों से बना था और इसे समुद्र पर एक महाद्वीप कहा जा सकता था। बेशक यह केवल स्थान की भूआकृति ही जटिल नहीं थी, बल्कि यहाँ के विभिन्न गुटों के बीच के संबंध भी अराजक थे। बेशक आसमानी व्यापार क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली गुट स्वाभाविक रूप से स्काई मर्चेंट कोर्ट था। इस गुट की ताकत और नीम हवाई इलाके के 2 बड़े गुटों से भी अधिक थी। इसके अलावा स्काई मर्चेंट कोर्ट पूरे दैत्यों का सागर में काफी प्रसिद्ध था। स्काई मर्चेंट कोर्ट के नेतृत्व में आसमानी व्यापार क्षेत्र अपने पुराने अराजक स्वरूप से कहीं बेहतर बन गया था। वर्तमान में यह क्षेत्र अनगिनत खजाना खोजने वालों के लिए एक पवित्र स्थान बन चुका था। कहा जाता था कि यदि आपके पास पर्याप्त परमजीव गुलियों हो तो आप यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बातें शायद थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं, लेकिन इनसे यह जरूर पता चलता था कि आसमानी व्यापार क्षेत्र ने किस स्तर तक अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। छोटू और नायरा ने पीछा कर रहे रक्त दानव शार्क से निपटने के बाद समय बर्बाद नहीं किया और सीधे आसमानी व्यापार क्षेत्र की ओर बढ़ गए।
इसका कारण यह था कि वार्षिक आसमानी व्यापार नीलामी शुरू होने वाला था और छोटू को इसमें कई चीजें प्राप्त करनी थीं। स्वाभाविक रूप से वह इस भव्य आयोजन को छोड़ना नहीं चाहते थे। आगे की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई और उन्होंने सुचारू रूप से सफर पूरा किया। केवल 5 दिनों में अनंत समुद्र के बीच क्षितिज पर भूमि दिखाई देने लगी। उसी समय आसमान भी अत्यधिक हलचल से भर गया, जैसे अनगिनत प्रकाश किरणें एक दूसरे को पार कर रही हों। ऐसा लग रहा था कि ये किरणें आसमान में एक विशाल प्रकाश जाल बना रही थीं। कितना जीवंत माहौल है। नायरा ने अपनी बड़ी साफ आंखों से आसमानी व्यापार क्षेत्र की इस अद्भुत हलचल को देखा। उसके छोटे चेहरे पर उत्साह और नवीनता के भाव झलक रहे थे। छोटू ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। दैत्यों का सागर में आने के बाद उन्होंने केवल मिस्टेरियस स्पिरिट आइलैंड और मार्शियल गैदरिंग आइलैंड का दौरा किया था। हालांकि दोनों द्वीप बड़े थे, लेकिन उनकी तुलना आसमानी व्यापार क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी। हम सीधे स्काई मर्चेंट सिटी की ओर चलेंगे। यह आसमानी व्यापार क्षेत्र का मुख्य शहर है, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई छोटू भी आसमानी व्यापार नीलामी के लिए यहाँ आए हैं? नायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि यह आसमानी व्यापार नीलामी वाकई काफी प्रसिद्ध था और उसने भी इसके बारे में सुना था। छोटू ने सिर हिलाया और अपने होंठ चाटे। आसमानी व्यापार क्षेत्र पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया था। आखिरकार अगर नीलामी में कोई वस्तु उन्हें पसंद आती तो उसे पाने के लिए परम जीव गुलियों की आवश्यकता होती। मुख्य समस्या यह थी कि फिलहाल वह काफी गरीब थे। यह जगह उस एंशिएंट बैटलफील्ड जैसी नहीं थी जहां बलपूर्वक चीजें छीनने की घटनाएं होती थीं। आसमानी व्यापार क्षेत्र में अगर किसी ने स्काई मर्चेंट कोर्ट द्वारा आयोजित नीलामी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जब तक उसकी ताकत समसारा स्टेज तक न पहुंची हो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। इसलिए छोटू केवल ईमानदारी से परम जीव गुलियों का उपयोग करके अपनी पसंद की चीजें पाने की कोशिश कर सकते थे। लगता है कि मुझे अपने पास मौजूद मूल आध्यात्मिक सार की नीलामी करनी पड़ेगी, छोटू ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। उनके पास कई खजाने थे, लेकिन वे उनमें से अधिकांश को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्हें लगा कि उनके पास केवल मूल आध्यात्मिक सार ही ऐसा खजाना था जो काफी मूल्यवान था और जिसे वे नीलामी के लिए पेश कर सकते थे। यह वस्तु केवल निर्वाणा स्टेज को तोड़ने में सहायक नहीं थी, बल्कि उन विशेषज्ञों के लिए भी महान पोषण थी जो परम जीव में कदम रख चुके थे। अगर वे इसे नीलामी में पेश करते तो शायद उन्नत और परिपूर्ण परम जीव के विशेषज्ञ भी इसमें रुचि दिखाते। अगर उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब न होती तो छोटू इसे कभी नीलामी में पेश नहीं करते। चलते हैं, छोटू ने एक दिल के दर्द के साथ पीछे खड़ी नायरा से कहा। उनका शरीर हरे प्रकाश की किरण में बदलकर स्काई मर्चेंट सिटी की ओर बढ़ गया। नायरा भी उसके पीछे पीछे चल दी और अपने चारों ओर उत्सुकता से देखने लगी। आसमानी व्यापार क्षेत्र बहुत विशाल था। छोटू की तेज गति के बावजूद उसे इसके केंद्र तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। वहां एक विशाल शहर दिखाई दिया जो लगभग पूरे द्वीप को घेरता था। एक हल्की पीली प्रकाश ढाल ने शहर को ढक रखा था। छोटू उस प्रकाश ढाल से एक भयानक तरंग का अनुभव कर सकते थे। यह तरंग याहवर दल की महान सुरक्षा संरचना से किसी भी प्रकार कमजोर नहीं थी। इसे देखकर वह अनायास ही प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि स्काई मर्चेंट कोर्ट वाकई बहुत शक्तिशाली था। आकाश में स्थित प्रकाश ढाल ने किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोका। इसलिए छोटू ने कुछ लोगों का अनुसरण किया और सीधे इसे पार कर लिया। इसके बाद उनकी दृष्टि शहर के मध्य स्थान पर टिक गई। वहां 10,000 फीट ऊंची एक काली इमारत शांति से खड़ी थी। इससे एक विशाल और शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। स्काई मर्चेंट सिटी का अधिपति स्काई मर्चेंट कोर्ट के अलावा और कौन ऐसी विशाल और श्रेष्ठ इमारत बनाने का साहस कर सकता था। यह सचमुच आसमानी व्यापार क्षेत्र के अधिपति कहलाने योग्य हैं। छोटू की नजरें उस 10,000 फीट ऊंची इमारत पर टिकीं जो सीधे बादलों को छू रही थी। उनकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। वह अस्पष्ट रूप से इमारत से कुछ अत्यंत शक्तिशाली और अदृश्य आभाओं को महसूस कर सकते थे। ये आभाएं बादलों में छिपी भयानक बिजली की तरह थीं।
जो भी स्काई मर्चेंट कोर्ट के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास करेगा वह इस बिजली जैसे प्रकोप को आकर्षित करेगा। पता नहीं स्काई मर्चेंट कोर्ट में कोई समसारा स्टेज का सुपर एक्सपर्ट है या नहीं। छोटू ने अपनी ठुड्डी सहलाई। समसारा स्टेज की ताकत पहले से ही दुनिया की शीर्ष श्रेणी में आती थी। यदि कोई गुट इस दुनिया में प्रथम श्रेणी का बनना चाहता है तो उसके पास समसारा स्टेज का एक विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। मिरंश दल के 3 महान गुरु ऐसे स्तर पर थे, जबकि यावर दल में ऐसे 2 व्यक्ति थे। यह दैत्यों का सागर के लिए पहले से ही अच्छा था। आखिरकार इन सुपर गुटों की नींद किसी भी दृष्टिकोण से अत्यंत भयावह थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। स्काई मर्चेंट कोर्ट के मुखिया समसारा स्टेज के एक्सपर्ट हैं। वह खजाना खोजने के लिए जगह जगह घूमते हुए हमारे कबीले भी आए थे। हालांकि अंततः उन्हें पहले दादा ने भगा दिया था। नायरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा। छोटू का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अमर संत वेल दल वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वे एक समसारा स्टेज के विशेषज्ञ को भी आसानी से भगा सकते थे। चलो हम स्काई मर्चेंट कोर्ट की ओर चलते हैं, छोटू ने आगे बढ़ते हुए कहा। 10 मिनट बाद वह ऊंची इमारत से थोड़ी दूरी पर स्थित एक विशाल चौक पर उतरे। इस समय चौक पर अत्यधिक हलचल थी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए थे और लगातार स्काई मर्चेंट कोर्ट की दुकानों की ओर बढ़ रहे थे। छोटू ने दिशा तय की और स्काई मर्चेंट कोर्ट की ओर बढ़े। उसी समय उन्होंने चौक पर हवा में हलचल सुनी। हलचल के साथ हल्की अफरा-तफरी भी थी। क्या ये असुरी वायु गुफा के सदस्य हैं? क्या इनका नेता असुरी वायु गुफा की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति अंडरवर्ल्ड किंग धीरेंद्र हो सकता है? इनकी आभा काफी शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि इनकी प्रसिद्धि झूठी नहीं है। ये हवाई इलाके की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक कहलाने योग्य हैं। छोटू का दिल हल्का सा कांप गया। उन्होंने अपनी नजर ऊपर उठाई। इस समय आकाश से लगभग 1 दर्जन आकृतियां चौक पर उतर रही थीं। इनका नेतृत्व काले वस्त्रों में एक हैंडसम युवक कर रहा था। उस युवक के माथे पर एक काले कंकाल का टैटू था, जो जानबूझकर बनाया गया प्रतीत हो रहा था। युवक के हर कदम से हल्की और डरावनी आभा निकल रही थी, जिससे आसपास का तापमान काफी गिर गया। उस युवक के पीछे लगभग 1 दर्जन लोग चल रहे थे। इनमें से 2 वृद्धों की अभिव्यक्ति उदासीन थी। जब उन्होंने सिर उठाया तो उनकी धुंधली आंखों में चमकते हुए प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया कि वे अत्यंत शक्तिशाली थे। यह दल वाकई काफी शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतनी हलचल मचा दी। असुरी वायु गुफा, अंडरवर्ल्ड किंग धीरेंद्र। छोटू ने इस समूह को देखा और धीरे से बुदबुदाए। मार्शल गैदरिंग आइलैंड पर रहते हुए उन्हें पहले ही पता था कि हवाई इलाके की युवा पीढ़ी में शेंटूजुए केवल 3रे स्थान पर था। उससे ऊपर 2 व्यक्ति थे। एक ब्रह्मांड गुफा का गारा था, जबकि दूसरा यही अंडरवर्ल्ड किंग धीरेंद्र था। ऐसा लगता है कि आसमानी व्यापार नीलामी ने हर तरह के लोगों को आकर्षित किया है। छोटू ने अपने होंठ चाटे और मन ही मन थोड़ा परेशान महसूस किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगले कुछ दिनों में धीरेंद्र जैसे कई लोग यहाँ होंगे। इन बड़े गुटों के मजबूत आधार वाले व्यक्तियों से मुकाबला करना वाकई थोड़ा मुश्किल था। चौक पर उतरा धीरेंद्र का दल आसपास की नजरों को अनदेखा करते हुए सीधा स्काई मर्चेंट कोर्ट की ओर बढ़ गया। हालांकि जब छोटू की नजरें धीरेंद्र पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था कि धीरेंद्र ने कुछ महसूस किया। उसके कदम थोड़े रुक गए और उसकी भेद भरी आंखें छोटू की ओर उठीं। छोटू हल्के से मुस्कुराए और उनकी नजरें मिलते ही उन्होंने दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दिया। धीरेंद्र ने हल्का सा सिर हिलाया। इससे पहले कि वह और ध्यान देते, छोटू पहले ही दूसरी दिशा में बढ़ चुके थे। युवराज, क्या हुआ? धीरेंद्र के पास खड़े एक वृद्ध ने पूछा। धीरेंद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने छोटू की पीठ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस क्षण उन्होंने छोटू के शरीर से एक बेहद खतरनाक तरंग का अनुभव किया था। हालांकि अब यह सोचकर लग रहा था कि वह केवल एक भ्रम था।
आखिर ऐसे कम ही युवा थे जो उन्हें खतरा महसूस करवा सकते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि छोटू जैसा साधारण दिखने वाला व्यक्ति ऐसी क्षमता रखता होगा। चलो, धीरेंद्र ने हाथ हिलाया और समूह को स्काई मर्चेंट कोर्ट में ले गए। उसी समय छोटू ने भी स्काई मर्चेंट कोर्ट के एक खजाना निरीक्षण कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने मूल आध्यात्मिक सार बाहर निकाला। विशाल खजाने का निरीक्षण कक्ष रोशनी से भरा हुआ था। इसकी शांतिपूर्ण वातावरण बाहर की हलचल से पूरी तरह विपरीत थी। छोटू खजाने के निरीक्षण बूथ के सामने बैठा था। बूथ के दूसरी तरफ एक मध्यम आयु का व्यक्ति पेशेवर मुस्कान के साथ खड़ा था। उस व्यक्ति ने छोटू की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, महाशय, क्या आप कुछ निरीक्षण करवाना चाहते हैं? छोटू ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना किसी गोपनीयता के अपना हाथ बंद किया। एक पल में एक जेड की बोतल उसके हाथ में प्रकट हुई। बोतल के अंदर पन्ना हरे रंग का तरल धीरे धीरे घूम रहा था और उससे अद्भुत जीवन ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। मध्यम आयु के व्यक्ति की आंखें बोतल में हरे तरल को देखकर थोड़ी सिकुड़ गईं। तुरंत ही उसकी आंखों में हल्की उत्तेजना आ गई और उसने धीरे से पूछा, क्या यह मूल आध्यात्मिक सार है? हाँ, छोटू ने सिर हिलाया। स्काई मर्चेंट कोर्ट के इस खजाना निरीक्षक की नजरें वाकई में अच्छी थीं। उसने बिना बताए ही इस वस्तु को पहचान लिया। मैं इस वस्तु को स्काई मर्चेंट कोर्ट को नीलामी के लिए सौंपना चाहता हूँ। मध्यम आयु के व्यक्ति ने यह सुनकर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, सर, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। मूल आध्यात्मिक सार अत्यंत मूल्यवान है। मैं इस पर मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाता हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? छोटू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद वह व्यक्ति मुड़ा और आंतरिक कक्ष में चला गया, जबकि छोटू शांतिपूर्वक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी और कमरे में एक सौम्य सुगंध फैलने लगी। क्या ग्राहक मूल आध्यात्मिक सार नीलाम करना चाहते हैं? एक कोमल और मधुर आवाज अचानक गूंजी। छोटू ने सिर उठाकर देखा कि उसके सामने एक महिला खड़ी थी। महिला ने चमकीली लाल पोशाक पहन रखी थी। उसकी कदकाठी आकर्षक थी और उसका चेहरा खूबसूरत अंडाकार आकार का था। इस समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसने उसकी ठुड्डी को और नुकीला दिखाया। कुल मिलाकर वह बेहद सुंदर दिख रही थी। वर्तमान में लाल वस्त्रों वाली महिला अपनी चमकदार काली ओब्सीडियन जैसी आंखों से छोटू की ओर देख रही थी। उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण था। छोटू स्पष्ट रूप से उसकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सिर हिलाया। उसने देखा कि पहले वाला मध्यम आयु का व्यक्ति महिला के पीछे खड़ा था और अत्यंत सम्मान के साथ खड़ा था। इससे स्पष्ट था कि इस महिला का स्काई मर्चेंट कोर्ट में एक उच्च स्थान था। छोटू ने महिला के शरीर से एक मजबूत निर्वाण शक्ति की तरंगे भी महसूस की। जाहिर था कि यह महिला भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। यह दैत्यों का सागर वाकई में छुपे हुए शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ है। छोटू ने होंठ दबाए और मन ही मन सोचा। इस लाल वस्त्रों वाली महिला की उम्र लगभग अंडरवर्ल्ड किंग धीरेंद्र के बराबर लगती थी। हालांकि वह निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं थी। क्या आप अपना नाम बताने में आपत्ति करेंगे? लाल वस्त्रों वाली महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। ध्रुव रायजादा, छोटू ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। उसने अपना नाम छिपाना उचित नहीं समझा। इस दैत्यों का सागर में इसका कोई मतलब नहीं था। मैं स्काई मर्चेंट कोर्ट की मैनेजर तनीषा हूँ, लाल वस्त्रों वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाकर छोटू के सामने रखी जेड की बोतल उठाई। जब उसने उसमें से ऊर्जा महसूस की तो उसकी आंखों में चमक आ गई। यह वास्तव में मूल आध्यात्मिक सार है और इसमें मौजूद जीवन शक्ति भी काफी समृद्ध है। इसे उच्च श्रेणी का मूल आध्यात्मिक सार माना जा सकता है। तनीषा ने मुस्कान के साथ कहा, यदि छोटू भाई इसे नीलामी में रखना चाहते हैं तो इसका प्रारंभिक मूल्य 1 मिलियन परम जीव गुलिया रखा जा सकता है। यह वस्तु परम जीव के विशेषज्ञों के लिए अत्यधिक लाभकारी है।
इसके लिए निश्चित रूप से अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें मौजूद 5 बूंदें लगभग 10 मिलियन परम जीव गुलियों तक का मूल्य पा सकती हैं। 10 मिलियन परम जीव गुलियों। ठीक है, जैसा आप कहें। छोटू ने बिना किसी आपत्ति के सहमति जताई। मिस तनीषा के पीछे खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति ने यह सुनने के बाद कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तनीषा ने एक इशारे से उसे रोक दिया। छोटू भी थोड़ा हैरान था। उसने तनीषा की ओर देखा। शायद उसने कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में उसकी मदद के लिए खुद पहल करेंगी। हालांकि वह इसका कारण समझ नहीं पाया। उसने कुछ पल सोचने के बाद सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, इस स्थिति में मैं स्टैन का आभार व्यक्त करता हूँ। छोटू ने कोई नाटक करने या इनकार करने की कोशिश नहीं की। इसका कारण यह था कि इस समय उसे ज्वालामुखी अग्निसार पत्थर की सख्त जरूरत थी। वर्तमान में आसमानी व्यापार क्षेत्र में स्काई मर्चेंट नीलामी के कारण विभिन्न विशेषज्ञ एकत्र हो रहे थे। अगर छोटू को अपनी रक्षा करने में सक्षम होना था तो उसे बर्निंग स्काई गेट्स को अवश्य ही परिष्कृत करना होगा। क्या मैं ज्वालामुखी अग्निसार पत्थर की कीमत के बारे में पूछ सकता हूँ? मुझे शायद 8 टुकड़े चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। हर ज्वालामुखी अग्निसार पत्थर की कीमत मूल आध्यात्मिक सार से कम नहीं होगी। प्रत्येक की कीमत लगभग 1 मिलियन परम जीव गुलियों होगी। 8 की कुल कीमत 8 मिलियन परम जीव गुलियों होगी। तनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ अपना नुकीला ठुड्डी थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी मुस्कान में लोमड़ी जैसी चतुराई और आकर्षण था। 8 मिलियन परम जीव गुलियों। छोटू ने यह कीमत सुनकर थोड़ा असहज महसूस किया और कहा, मुझे खेद है, मेरे पास अभी इतने परम जीव गुलियों नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं मूल आध्यात्मिक सार की बिक्री के बाद इसे खरीदने के लिए यहाँ वापस आऊंगा। कोई बात नहीं, छोटू भाई, ज्वालामुखी अग्निसार पत्थर अभी ले सकते हैं। चूंकि आपका मूल आध्यात्मिक सार हमारे पास रहेगा, क्या आपको लगता है कि मैं डरूंगा कि आप भाग जाएंगे? तनीषा ने हंसते हुए कहा। इसके बाद उसने हल्के से अपना हाथ लहराया। उसके पीछे खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति ने तुरंत प्रस्थान किया और कुछ मिनटों के बाद लौट आया। अब उसके हाथों में एक जेड बॉक्स था। बॉक्स खुलते ही एक अत्यंत गर्म तरंग फैल गई। छोटू ने अपने भीतर की उत्तेजना को दबाते हुए देखा। उसने देखा कि जेड बॉक्स के भीतर 8 अग्नि लाल क्रिस्टल शांतिपूर्वक पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन क्रिस्टलों के भीतर कुछ लावा बह रहा था, जबकि उनमें से लगातार अत्यंत उग्र और हिंसक तरंगें निकल रही थीं। यह वाकई में ज्वालामुखी अग्निसार पत्थर है। छोटू की आंखें चमकीं। इतनी मेहनत के बाद उसने आखिरकार इसे पा ही लिया। छोटू भाई, कृपया इसे स्वीकार करें, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटू ने गंभीरता से तनीषा की ओर हाथ जोड़े। इसके बाद उसने जेड बॉक्स लिया और उसे अपने कियांकुन बैग में रख लिया। उसने ईमानदारी से कहा, आज मिस स्टैन ने जो कृपा की है उसे मैं भविष्य में अवश्य चुकाऊंगा। छोटू इस बात से अनजान था कि तनीषा ने उसकी इतनी मदद क्यों की, लेकिन छोटू ऐसा व्यक्ति था जो एहसान का 10 गुना लौटाने में विश्वास करता था। चाहे जो भी कारण हो, उसने तनीषा की भलाई स्वीकार कर ली। छोटू भाई के ये शब्द ही पर्याप्त हैं। इस अवधि के दौरान यदि आपको किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो स्काई मर्चेंट कोर्ट में आकर मुझसे मिल सकते हैं। तनीषा ने अपने मुंह को हल्के से ढकते हुए मोहक ढंग से हंसते हुए कहा। छोटू ने सिर हिलाया। उसने कुछ और औपचारिक बातें की और फिर मुड़कर चला गया। यंग मिस, आपने एक अजनबी के लिए नियम क्यों तोड़ दिए? क्या वास्तव में इस व्यक्ति को जीतने की आवश्यकता है? छोटू के चले जाने के बाद मध्यम आयु का व्यक्ति आखिरकार पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? तनीषा ने अपनी लंबी, संकरी और सुंदर आंखों को हल्का सा सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ समय पहले शांतु क्लैन के युकी को किसी ने हराया था और जिसने उसे हराया उसका नाम ध्रुव रायजादा था, तनीषा ने धीरे से कहा। युकी को हराया? उसमें कुछ क्षमता है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह यंग मिस का इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। सही, मध्यम आयु के व्यक्ति ने सोचा। उस घटना के बाद दैत्युष हवा दल के बुजुर्ग ने किसी दुश्मनी के कारण उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में दैत्युष हवा दल के बुजुर्ग खुद गंभीर रूप से घायल होकर भाग निकला। ओह, यह सुनकर मध्यम आयु के व्यक्ति का चेहरा अंततः थोड़ा बदल गया। दैत्युष हवा दल के बुजुर्ग आधे चरण के महाप्रण का विशेषज्ञ था। वह हवाई इलाके में काफी प्रसिद्ध था। इसके अलावा मुझे संयोगवश कुछ खबर मिली है। आधा साल पहले पूर्वी क्षेत्र में एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस महान युद्ध में मिरंश दल के 3 महान लीडर्स एक युवा व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः वह व्यक्ति सफलतापूर्वक बच निकला। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, एक शेयर करें पुनर्जन्म के और सब्सक्राइब विशेषज्ञ करना ने ना उसकी भूलें। मदद की थी। घंटी का आइकन दबाएं ताकि तनिषा आप के एक लाल भी होंठ एपिसोड थोड़े मिस से ना करें। सिकुड़े और आपकी उसकी प्रतिक्रिया सुंदर हमें और आंखों में बेहतर गहरी कंटेंट लाने के जिज्ञासा लिए प्रेरित चमक करती उठी। है। उसने अपने बगल में खड़े आश्चर्यचकित मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर देखा और मोहक मुस्कान दी। उस युवा व्यक्ति का नाम भी ध्रुव रायजादा था।